नियोजन बोलेंगे, याद रखना। जैसे पहले ही सीधी सड़कें बना दी, नालियां बना दी, एक से घर, सभी घरों के दरवाजे एक तरफ, प्लानिंग करके जो नगर बसाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? प्लान्ड होते हैं, नियोजित होते हैं, याद रखना इस चीज को। जैसे आजकल तुमने सुना होगा गुजरात में धुलेरा, सरकार क्या कर रही है? धुलेरा करके एक नगर बसा रही है कि नहीं गुजरात में। और वहां पे क्या कर रही है बताओ जरा मुझे? अभी वहां पे लोग नहीं रहते, लेकिन पहले से सड़कें बना दी गई हैं, कॉलोनी बना दी गई है, रिवर साइड बना दी है, नहरें बना दी हैं, हवाई अड्डा बना दिया है, सब कुछ एक सा बना दिया गया है। अब बाद में लोग वहां पे रहना क्या करेंगे? स्टार्ट, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के तहत, है ना। तो अब जैसे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लेके आए कि नहीं, उसके तहत क्या कर रहे हैं? पहले नगर बसा देंगे, एक भी सड़कें, नहरें, नालियां सब कुछ बना देंगे, एक से मकान बना देंगे, तब फिर जनता को वहां पे रहने के लिए इजाजत मिलेगी, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो नगर नियोजन का बहुत सिंपल सा मतलब है ऐसे नगर जहां पे एक सी सड़कें हों, क्लियर है कि नहीं, एक से मकान हो, जहां पे एक सी जल निष्कासन प्रणाली हो, उस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? नगर नियोजन। नियोजित नगर ही नगर नियोजन है, याद रखना। प्लांट सिटी की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको नियोजित नगर देखने के लिए मिलते हैं, याद रखना। यहाँ पे जो सिटी मिली है वो ज्यादातर कैसी हैं? प्लान्ड हैं, नियोजित हैं, एक प्लानिंग के तहत बसाई गई हैं, याद रखना। तो आज हमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको नगर विन्यास समझाऊंगा, एक तरीके से सिटी बोल सकते हैं, शहर। आपने सुना होगा कि ज्यादातर हड़प्पाई नगर दो भागों में बटे रहते हैं, पश्चिमी और पूर्वी नगर। तो वो सारा का सारा नगर कैसे बटे रहते थे, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, याद रखना। तो सबसे पहले क्या समझेंगे? नगर विन्यास, या सिर्फ नगर हेडिंग डाल लीजिएगा, याद रखना। फिर हम हड़प्पाई नगर नियोजन पढ़ना है तो इनके हमें मकान देखने पड़ेंगे, सर, हाउस कैसे बनाते थे, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो हर चीज हड़प्पाई मकानों के बारे में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। हड़प्पाई मकान के अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनकी सड़कें थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेंगी, याद रखना। नगर नियोजन में आता क्या? कोई भी नगर में क्या नगर विन्यास कैसा है, नगर में मकान कैसे बने हैं, नगर के अंदर सड़कें कैसी हैं, और नगर के अंदर जल निष्कासन प्रणाली, याद रखना। और फिर जब सड़कें देख लेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे? इनकी जल निष्कासन प्रणाली। सर, जल निष्कासन प्रणाली क्या होती है बताओ जरा मुझे, बोलो। हाँ, तो नालियां, जल निकालने की प्रणाली क्या कहलाती है? जल निष्कासन प्रणालियां कहलाती है। और नगर में से जल निकालने का काम कौन करता है? नालियां करता है। तो मेनली हड़प्पाई नालियों के बारे में अध्ययन करना है हमें यहाँ पे। और सबसे लास्ट में जाके हम ईंटों पे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा मैं, याद रखना, क्योंकि हड़प्पाई ईंटों से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा यहाँ पे फन्नीदार ईंटें मिलती थी, याद रखना इस चीज को। स्वान शेप्ड जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की यहाँ पे ईंट मिलेगी। एल शेप्ड ईंट मिलेगी। ईंट का आकार कौन सा है, कहाँ से ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स यानी कि अलंकृत ईंटें मिलेंगी, तो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हड़प्पाई नगर नियोजन में हम इतना पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हड़प्पाई नगर का विन्यास देखेंगे, कैसे विभाजन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम हड़प्पाई मकानों के बारे में चर्चा करेंगे, हड़प्पाई सड़कों के बारे में, जल निष्कासन प्रणाली या नालियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इनकी ईंटों के बारे पर डिस्कस करेंगे, याद रखना। बन पाएगी? बहुत अच्छी बात है। देखो, तो सबसे पहले हेडिंग बना लो नगर विन्यास। इसको थोड़ा सा हमें समझना है आज। देखिएगा, नगर विन्यास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा समझो। आपने जनरली सुना होगा, ध्यान से देख लो, कि हड़प्पाई जो नगर हैं वो दो भागों में बटे होते थे, हमेशा याद रखना। क्लियर है कि नहीं? ये भाग है, ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट इसे बोल सकते हैं अपन। और ये जो भाग है ये कौन सा है? पूर्वी भाग है। फैन एसी ऑन करो, इतनी गर्मी लग रही है, क्या कर रहे हो? क्लियर है कि नहीं? तो ये पश्चिमी भाग है और ये कौन सा है? पूर्वी भाग, क्योंकि ये पश्चिम में और ये पूर्व में। एक और चीज ध्यान से देखना, जो पश्चिमी भाग होता है वो एक बहुत बड़ी चार दीवारी से घिरा होता था, याद रखना इस चीज को। ये क्या है? इसे हम सुरक्षा प्राचीर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुरक्षा प्राचीर।
सुरक्षा मतलब होता है सिक्योरिटी और प्राचीर का मतलब होता है दीवार। मतलब सुरक्षा के लिए जो दीवार बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? सुरक्षा प्राचीर। तो पश्चिमी जो भाग होता था वो सामान्यतः सुरक्षा प्राचीर से घिरा रहता था, याद रखना। क्या पूर्वी भाग में आपको सुरक्षा प्राचीर दिख रही है? नहीं। यहां पे कोई दीवार है जिससे इस भाग की सुरक्षा की जा रही हो? नहीं। अच्छा, ये ऊंचाई पर है कि नहीं बताओ जरा मुझे, है कि नहीं बताओ जरा मुझे। ऊपर से चारों तरफ से क्या है? किलेबंदी है कि नहीं? चारों तरफ से दीवारी से घेर रखा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? दुर्ग। क्या बोल सकते हैं इसको? दुर्ग। दुर्ग समझते हो? कोई चीज ऊंचाई पर हो और चारों तरफ से क्या हो? किलेबंद हो, उसी को क्या बोलते हैं? दुर्ग बोलते। तो पश्चिमी भाग देखो, ऊंचाई पर बताया मैंने और चारों तरफ से उसकी क्या की गई है? किलेबंदी, तो इसे क्या बोल सकते हैं? दुर्ग बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसी को सिटाडेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिटाडेल। तो दुर्ग भाग हो जाएगा ऊंचा भाग, और ये कौन सा हो जाएगा? निचला भाग हो जाएगा कि नहीं? तो कई बार इसको निचला नगर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको बताओ जरा मुझे? लोअर टाउन, निचला नगर भी बोल देते हैं, ये भी दिमाग में याद रख लें। तो आपने क्या देखा कि सामान्यतः जो हड़प्पाई नगर होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। अगर तुमने ध्यान से देखा तो मैंने पश्चिमी भाग को थोड़ा सा ऊंचा बनाया है और छोटा बनाया है। बनाया कि नहीं बताओ जरा मुझे। और इसे एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्राचीर से मैंने घेरा भी है। चूंकि ये ऊंचाई पर है और किलेबंद है, इसलिए इसे क्या बोल देंगे? दुर्ग। दुर्ग को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटाडेल। फोर्ट को ही यूरोप में क्या बोलते थे? सिटाडेल बोलते थे, याद रख। ये निचला नगर है, देखो बड़ा है, सुरक्षा प्राचीर नहीं है, और नीचे भी याद रखना है इस चीज को। तो ये दो चीजें समझ में आई। तो देखो इसी को तुम्हें समझना है। सबसे पहले तो हड़प्पाई नगर दो भागों में बटे हुए हैं। पहला कौन सा है? पश्चिमी भाग है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? दुर्ग बोल सकते। और दूसरा कौन सा है? पूर्वी नगर है या पूर्वी भाग है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? निचला नगर बोल सकते हैं, याद रखना। अब आप ही लोगों को बताना है। देखो ध्यान से देखो, मैंने पश्चिमी भाग ऊंचा बनाया कि नहीं बनाया? तो पश्चिमी भाग कैसा है? ऊंचा है। पूर्वी भाग की अपेक्षा छोटा बनाया कि नहीं बनाया? तो पश्चिमी भाग कैसा है? छोटा भी है। क्या इधर दुर्गीकरण है पश्चिमी भाग में? बिल्कुल है। तो इधर क्या मिलेगा आपको? दुर्गीकरण भी मिलेगा, यानी कि किलेबंदी भी मिलेगी, यानी कि सुरक्षा प्राचीर भी मिलेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अब ध्यान से देखो निचला नगर। निचला नगर मैंने कैसे किया? देखो सबसे पहले तो आप देखोगे कि मैंने निचला नगर को क्या बनाया है? बड़ा। कैसा है बताओ जरा मुझे? बड़ा है। फिर निचला है, कौन सा हिस्सा? ये निचला है, तो नीचे याद रखना निचला भी है। क्या यहां पे दुर्ग है? सुरक्षा प्राचीर है? तो दुर्गीकरण का अभाव। दुर्गीकरण का क्या मिलेगा बताओ जरा मुझे? अभाव मिलेगा, याद रखना। अब आप लोग खुद ही देख लो और मुझे बता दो, दोनों भागों में जो महत्वपूर्ण वर्ग होगा इस सभ्यता का, जो शासक वर्ग होगा, जो रूलिंग क्लास, राजा, पुरोहित, बड़े बड़े अधिकारी कहां रहते होंगे? पश्चिम में या पूर्व में? बोलो पश्चिम में। कारण बहुत सिंपल सा है, ऊंचाई पर बनाया गया है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऊंचाई पे बनाया गया है क्योंकि ज्यादातर हड़प्पाई नगर नदियों के किनारे है, तो हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ में उनका हिस्सा प्रभावित ना हो। और सुरक्षा प्राचीर क्यों बनाई गई है? क्योंकि महत्वपूर्ण लोग हैं, इन्हीं को खतरा होता है, याद रखना। सारे महत्वपूर्ण, देखो राष्ट्रपति भवन कहां बना है? रायसीना हिल्स। तुम्हारा सीएम आवास कहां पे बना है? बोलो। अरे भोपाल। कौन सी हिल्स है? श्यामला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो महत्वपूर्ण लोग ऊंचाई पे थे क्योंकि नदियों के किनारे ये नगर है, बाढ़ आए उनका हिस्सा प्रभावित ना हो। प्लस चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी क्योंकि वही इंपोर्टेंट लोग हैं, उन्हीं के प्राणों को संकट है, याद रखना इस चीज। तो पश्चिमी नगर में कौन रहते थे बताओ जरा मुझे? बोलो। शासक वर्ग लिख दो आप, सिंपल सा शासक वर्ग, यानी कि रूलिंग क्लास यहां पे रहेगा। जबकि पूर्वी नगर आप देखोगे तो यहां पे कौन रहेंगे बताओ जरा मुझे? सामान्य लोग। कौन रहेंगे? सामान्य। तो सबसे पहले तो देखो, हम नगर नियोजन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लो, नगर नियोजन।
और मैंने बताया नगर नियोजन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सर कि जब हम नगरों को नियोजित करके बसाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नगर नियोजन। जहां पहले से सड़कें बना दी जाएं, नालियां बना दी जाएं, एक से मकान हो, एक सी जो है सड़कें हों, नगर विन्यास भी बिल्कुल एक सा हो, तो ऐसे नगरों को क्या बोलते हैं, प्लांट। उदाहरण भी दिया मैंने, वर्तमान में धुलेरा सिटी बनाई जा रही है गुजरात में, याद रखना इस चीज को। पहले ही कॉलोनी बन गई है, पहले ही वहां पे सड़कें बन गई हैं, हाईवे वगैरह, पहले ही एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी बन गई है, कैनाल नहरों के द्वारा नदी का निर्माण किया जा रहा है वहां पे, और अभी लोग वहां पे बसे नहीं है, उद्योग लगना शुरू हो गए हैं। और जब सब कुछ प्लानिंग तरीके से बन जाएगा, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से नगर बस जाएगा, फिर लोगों को उसमें क्या देंगे, एंट्री देंगे। क्लियर है कि नहीं? और नगर नियोजन ना हो तो सब बेकार है। तुमने आजकल देखा होगा गांव वगैरह में जो वाटर पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, तो सड़कों को खोद कर वाटर पाइपलाइन बिछाई गई। अगर नियोजन होता तो पहले वाटर पाइपलाइन बिछाई जाती और फिर सड़कें बनाई जाती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना। और मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या समझाया, इनका नगर विन्यास देखते कि नगर कैसे इनके होते थे, याद रखना। तो मैंने बताया कि हड़प्पाई नगर सामान्यतः दो भागों में बटा है, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर ऊंचाई पर है, छोटा है और एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और जब कोई ऊंचाई पर कोई चीज हो और सुरक्षा प्राचीर से घिरी हो तो उसे बोलते हैं दुर्ग। क्या बोलते हैं? दुर्ग। तो पश्चिमी नगर को हम क्या बोल सकते हैं? दुर्ग बोल सकते हैं। दुर्ग को ही यूरोपीय लोग बोलते हैं सिटाडेल। क्या बोलते हैं? सिटाडेल। जनरली यूरोप में किलेबंद जो नगर हुआ करते थे उनको सिटाडेल कहा जाता था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सिटाडेल नाम दिया गया। ये देखो निचला है, बड़ा है, याद रखना। सुरक्षा प्राचीर है क्या? नहीं है। क्लियर है कि नहीं? और यहां पे कौन लोग रहेंगे? सामान्य लोग रहेंगे। यहां पे कौन रहेगा? शासक वर्ग रहेगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? बताओ जरा मुझे, इतना सा नगर विन्यास समझ में आया? हाँ, लेकिन याद रखना सारे नगर भी एक से नहीं बसे हुए हैं। सारे हड़प्पाई नगरों का नगर विन्यास समान नहीं है। कुछ नगर अपवाद स्वरूप भी मिलेंगे, याद रखना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, उन्हें दिमाग में याद रखना, ठीक है कि नहीं? तो अपवाद लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं बताओ जरा मुझे? अपवाद। और अपवाद में याद करना सर, देखो सबसे पहले तो अगर आप राखी गढ़ी की बात करोगे, किसकी? राखी गढ़ी की बात करोगे और धोलावीरा की बात करोगे, तो धोलावीरा और राखी गढ़ी ये दोनों नगर 3 भागों में बटे हुए हैं। कितनी भागों में बटे हुए हैं? 3 भागों में विभाजित। ज्यादातर हड़प्पाई नगर कितने भागों में विभाजित हैं? 2। लेकिन राखी गढ़ी और धोलावीरा अपवाद हैं। ये कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 भागों में बटे हुए हैं, याद रखना इस चीज को। इतनी सी बात समझ में आएगी, पहली चीज। दूसरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आपने देखा कि पश्चिमी नगर में सामान्यता क्या मिल रहा है? दुर्गीकरण मिल रहा है कि नहीं? दुर्ग मिल रहा है पश्चिमी नगर में। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? एक तो चनूदड़ों की। किसकी? चनूदड़ों। और दूसरी अल्लाहदीनो, ये भी पाकिस्तान से मिलता है, अल्लाहदीनो। तो चनूदड़ों और अल्लाहदीनो को अगर आप देखोगे तो यहां पे सुरक्षा प्राचीर का क्या है? अभाव है। सुरक्षा प्राचीर का अभाव है, याद रखना इस चीज को। अपवाद समझते आना। ज्यादातर नगरों में पश्चिमी भाग में क्या है? सुरक्षा प्राचीर। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो चनूदड़ों मिलता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो अल्लाहदीनो मिलता है, यहां पे सुरक्षा प्राचीर का क्या है? अभाव। ऐसी मैं आपको बताऊं, कालीबंगन की अगर हम बात करें, किसकी? कालीबंगन की, राजस्थान में। और कालीबंगन को अगर आप देखोगे तो कालीबंगन के दोनों भागों में क्या मिलेगा? अलग अलग सुरक्षा प्राचीर मिलेगी। ऐसे देखो, ये पश्चिमी नगर है, ये पूर्वी नगर है, यहां पे अलग सुरक्षा प्राचीर है, यहां पे अलग सुरक्षा प्राचीर। ये स्थिति कहां की है? कालीबंगन की, याद रखना। तो अगला पॉइंट लिखना, कालीबंगन में दोनों भागों में सुरक्षा प्राचीर मिलेगा, याद रखना। तो कालीबंगन में तो दोनों भागों में सुरक्षा प्राचीर मिलेगी, इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखो। और आपने सुना होगा सर लोथल कहां कहां पे, बताओ जरा मुझे। हां, तो एक तो लोथल लिख लेना, यह भी गुजरात में पड़ेगा।
और दूसरा है फुरकोटदा, ये भी कहां पड़ेगा? गुजरात में। तो लोथल और अगर हम फुरकोटदा की बात करेंगे तो इनकी विशेषता सर ये है कि लोथल और फुरकोटदा के नगर के दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरे गए हैं। जैसे मान लो ये पूर्व पश्चिमी नगर है और ये पूर्वी नगर है, और इन दोनों को एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया गया है। ऐसी स्थिति कहां बन रही है बताओ जरा मुझे? लोथल और फुरकोटदा में। एकदम रट लेना बिल्कुल, अपवाद इंपोर्टेंट याद रखना। एक ही सुरक्षा प्राचीर से दोनों नगर घेरे गए हैं, याद रखना इस चीज को, कोई भी गलत नहीं करेगा, याद रखो। कर लोगे तो देखो मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि हड़प्पाई नगर दो भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग कौन सा है बताओ जरा मुझे? पश्चिमी भाग, और दूसरा भाग है पूर्वी भाग, याद रखो, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो कि ऊंचा है, एक एक चीज ध्यान याद रखना, छोटा है और दुर्गीकरण मिलेगा, मतलब सुरक्षा प्राचीर मिलेगी, सुरक्षा के लिए एक दीवार मिलेगी, याद रखना। और इसलिए हम पश्चिमी भाग को क्या बोल रहे हैं? दुर्ग या सीटाडेल भी बोलते हैं, याद रखना। और यहां पे शासक वर्ग क्या करेगा? निवास करेगा। जबकि अगर हम पूर्वी नगर की बात करेंगे तो यह निचला नगर है, बड़ा है, निचला है, और दुर्गीकरण का क्या है? अभाव है। और यहां पे कौन लोग रहेंगे? सामान्य लोग रहेंगे, याद रखना। तो जनरली हड़प्पाई नगर ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, याद रखना। उदाहरण के लिए राखीगढ़ी और धोलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो इनके नगर दो भागों में ना बटकर कितने भागों में बटे हैं? 3। पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर, मध्यमा। क्या? मध्यमा या मध्य नगर, याद रखना है। दूसरा चनूदड़ो और अल्लादीनो की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे पश्चिमी भाग में किसी भी भाग में कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं मिलती। तीसरा अगर कालीबंगन की बात करोगे तो दोनों भागों में अलग अलग क्या मिल रही है? सुरक्षा प्राचीर मिल रही है, दुर्ग मिल रहा है, याद रखना, दोनों ही भागों में। और अगर लोथल और फुरकोटदा की बात करोगे तो दोनों भागों को एक ही सुरक्षा प्राचीर के द्वारा घेरा गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा? अब अगली चीज समझना सा, याद रखना। हमने देखा कि पश्चिमी जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? सीटाडेल यानी कि दुर्ग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो अगर आप सामान्यता देखोगे तो सीटाडेल यानी कि दुर्ग का, सीटाडेल यानी कि दुर्ग का जो आकार है वो आयताकार है। कैसा है बताओ जरा मुझे? आयताकार। आयताकार समझते हो? जब दो साइड क्या हो? इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल बनता हो, याद रखना। मतलब इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूं आपको, ये क्या है बताओ जरा मुझे? सही बना, ये आयताकार है। तो ज्यादातर जो पश्चिमी नगर था वो कैसा था बताओ जरा मुझे? आयताकार था। कैसा था पश्चिमी नगर? आयताकार था। ये मान लो क्या हो गया? पूर्वी नगर हो गया, और ये कैसा हो गया? तो पश्चिमी नगर सामान्यतः कैसा था आकार में? आयताकार। मतलब सीटाडेल का आकार क्या है? आयताकार है। कोई गलत नहीं करेगा, याद रखना। सीटाडेल का आकार कैसा है? आयताकार। लेकिन अपवाद की बात कर रहे हैं कि नहीं हम? तो कुछ अपवाद भी हैं, याद रखना है इस चीज को। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो बनावली की अगर आप बात करोगे, बनावली कहां से मिल रहा है? हरियाणा से। तो बनावली का जो सीटाडेल है, बनावली का जो दुर्ग है, वो याद कर लेना, वो अर्धवृत्ताकार में है। कैसा है बताओ जरा मुझे? अर्धवृत्ताकार है। ये पहले दिमाग में याद रख। समझ में आए कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, कैसा होता है अर्धवृत्ताकार। जैसे मान लो ये हो गया क्या? पूर्वी नगर। ये क्या हो गया? पूर्वी नगर। अब पश्चिमी नगर कैसे बसा होगा? इस तरीके से बसा होगा। कैसा बसा होगा? इस तरीके, अर्धवृत्ताकार में बसा होगा, याद रखना इस चीज को। ये तुम्हारा क्या हो गया? पश्चिमी नगर। तो पश्चिमी ये कैसा सीटाडेल हो जाएगा? अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त बन रहा है, याद रखना इस चीज को। तो बनावली का वृत्त कैसा बन रहा है बताओ? बनावली का सीटाडेल, बनावली का दुर्ग कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। कोई गलती नहीं करेगा, याद रखना इस चीज को। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर, अगर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो धोलावीरा है, क्या है बताओ जरा मुझे? धोलावीरा जो है,
अगर आप धोलावीरा का व्रत देखोगे, धोलावीरा का अगर आप सिटाडेल देखोगे, अगर हम बात करेंगे इनका दुर्ग देखोगे, तो ये आपको विषम चतुर्भुजाकार मिलेगा। कैसा मिलेगा बताओ जरा मुझे, बोलो। विषम चतुर्भुजाकार, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? विषम चतुर्भुजाकार का मतलब क्या होता है सर? ध्यान पे सुनना। चतुर्भुज मतलब चार साइड, लेकिन चारों चतुर्भुज के चार साइड क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो। और विषम मतलब जस्ट उल्टा, एक भी साइड इक्वल ना हो। मतलब इस तरीके से बन सकता है। देखो आप, मैं बना देता हूं आपको। है तो चार साइड, लेकिन इक्वल है क्या कोई साइड? बताओ जरा मुझे। नहीं है, तो ये क्या हो गया? विषम चतुर्भुजाकार मिलेगा। तो धोलावीरा का जो सिटाडेल है, धोलावीरा का जो दुर्ग है, वो कैसा है? विषम चतुर्भुजाकार है। इसको थोड़ा सा तुम दिमाग में बिठा लेना, हो जाएगा। बोलो सर, कर पाओगे? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। और विषम चतुर्भुजाकार ही मिलेगा आपको लोथल का। कहां का? लोथल का। क्या? हाँ, लोथल को दिमाग में याद रखना, ठीक है कि नहीं? और लोथल वाला इंपोर्टेंट भी याद रखना। तो लोथल का भी कैसा आकार मिलेगा बताओ जरा मुझे? विषम चतुर्भुज के आकार का मिलेगा। इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। अब कुछ चीजें समझो ध्यान से। देखो, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, नोट डाल के लिख लेना। क्वेश्चन बनेंगे सर आपसे, नोट डाल के लिख लेना। रंगनाथ राव का नाम सबने सुना है। लोथल और रंगपुर की खोज करी इन्होंने, रंगनाथ राव। और रंगनाथ राव ने लोथल के दुर्ग को, लोथल का दुर्ग बोल लो या फिर इसी को क्या बोल लो? सिटाडेल। तो लोथल का जो सिटाडेल है उसको इन्होंने एक्रोपोलिस बोला है। क्या बोला है बताओ जरा मुझे? एक्रोपोलिस। पहले तो ये लिख लो। अब एक्रोपोलिस क्या होता है ध्यान से सुनो। ग्रीक में, यूनान में भी हमको ऐसे ही दुर्ग मिले हैं जिन्हें क्या कहते थे? एक्रोपोलिस। वहां पे भी ऊंचे और किलेबंद नगर मिले हैं यूनान में, जिनको क्या बोला गया है? एक्रोपोलिस बोला गया है। और इसलिए इस आदमी ने, हमारे जो रंगनाथ राव ने, लोथल के दुर्ग को भी क्या बोल दिया? एक्रोपोलिस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से किस स्थल के सिटाडेल को, किस स्थल के दुर्ग को एक्रोपोलिस कहा गया है? तो आंसर क्या बनेगा बताओ जरा मुझे? लोथल के दुर्ग को, लोथल के सिटाडेल को क्या बोला गया है? एक्रोपोलिस बोला। ऐसी अगर हम बात करेंगे सर, लोथल के अलावा अगर हम बात करेंगे, तो जो धोलावीरा का दुर्ग है, कहां का दुर्ग है बताओ जरा मुझे? लिख लेना। धोलावीरा का जो दुर्ग है उसको काशल बोला गया है। क्या बोला गया है उसको? काशल। काशल क्या होता है समझो ध्यान से। धोलावीरा का जो दुर्ग है उसको क्या बोला है? काशल। इसको ऐसे लिख लो। कैशल सुना है? अरे जॉर्ज कैसल भवन सुना है क्या? हाँ, तो याद रखना, यूरोप में, फ्रांस में और स्पेशली इंग्लैंड में जो किले होते थे, जो महल होते थे, जो फोर्टिफाइड होते थे, उन्हें क्या बोलते थे? कैशल बोलते थे। याद रखना इस चीज। तो धोलावीरा के फोर्ट को क्या बोला गया है? कैशल बोला गया। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना कि भैया लोथल के सिटाडेल को रंगनाथ राव क्या बोलते हैं? एक्रोपोलिस बोलते हैं। लेकिन धोलावीरा के दुर्ग को क्या बोला गया है? कैशल बोला गया है। कैशल याद रखना, फ्रांस और इंग्लैंड के जो फोर्टिफाइड पैलेस होते हैं, जो दुर्गीकृत महल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कैशल बोलते हैं। जैसे तुमने सुना होगा, एक सिंधिया महाराज हुए माधवराव सिंधिया, उन्होंने किंग जॉर्ज के लिए क्या बनवाया था? क्या बताओ जरा मुझे? जॉर्ज कैसल भवन बनवाया था। बनवाया था कि नहीं? तो कैशल मतलब किलेबंद महल को बोलते हैं। याद रखना इस चीज। एक व्यक्ति हैं बीएफ अग्रवाल, इसे भी नोट करके लिख लेना। एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है? वीएस अग्रवाल। और अगर हम बीएस अग्रवाल की बात करेंगे तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना। वीएस अग्रवाल कहते हैं कि जो ऋग्वेद में असुरों के जो दुर्ग हैं, वही हड़प्पाई क्या हैं? सिटाडेल हैं। मतलब इन्होंने हड़प्पाई दुर्गों की तुलना किससे कर दी? ऋग्वेद में वर्णित असुरों के दुर्ग से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा विद्वान था जिसने हड़प्पाई दुर्गों की तुलना ऋग्वेद में वर्णित असुरों के पुरों से की? पूर्व ये भी बताऊंगा क्या होता है, लिख लो सर। तो बीएफ अग्रवाल ने हड़प्पाई दुर्गों की तुलना, हड़प्पाई दुर्गों की तुलना
किससे कर दी बताओ जरा मुझे? हड़प्पाई दुर्गों की तुलना किससे कर दी बताओ जरा मुझे? ऋग्वेद में वर्णित, ऋग्वेद में वर्णित अफरों के पुरों से। अब ये पुर क्या होता है समझो थोड़ा सा, आपने ये भी सुना होगा ऋग्वेद में जो किलेबंद नगर होते हैं उनको पुर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पुर। तुमने सुना होगा नागपुर, रायपुर, हमारे यहां पे पुर का मतलब ही होता है किलेबंद नगर, याद रखना इस चीज को। और तुमने सुना भी होगा ऋग्वेद के 6वें मंडल में लिखा हुआ है कि इंद्र ने हरियूपिया के पुरों पर आक्रमण किया, हरियूपिया के पुरों पर आक्रमण किया और इन पुरों को तोड़कर नष्ट कर कर क्या कहलाया? पुरंदर। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। क्लियर है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? तो ऐसा लिखा हुआ है कि इंद्र जो है हरियूपिया के अफरों के जो पुर थे उन पर आक्रमण करता है और उन्हें तोड़कर क्या कहलाता है? पुरंदर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही बीएफ अग्रवाल ने बोला कि हो ना हो जो हड़प्पाई दुर्ग हैं ये वही पुर हैं जिनका उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद। तो कहीं ना कहीं हड़प्पाई दुर्गों की तुलना ऋग्वेद में वर्णित अफरों के पुरों से किसने किया बताओ जरा मुझे? बीएस अग्रवाल ने। बीएफ अग्रवाल कहते हैं कि ये जो हड़प्पाई दुर्ग हैं ये वही दुर्ग हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में अफरों के पुरों के रूप में किया गया है। पुरों का मतलब क्या होता है? किलेबंद नगर, याद रखना, फोर्टिफाइड सिटी। तो ये तुम्हारा नगर विन्यास हो गया किसका बताओ जरा मुझे? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया कि हड़प्पाई नगर 2 भागों में बटे हुए हैं, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो कि ऊंचा है, छोटा है और यहां पे क्या मिलेगा? दुर्गीकरण। और यहां पे रहेगा कौन? शासक वर्ग। अगर पूर्वी नगर की बात करेंगे तो नीचा है, बड़ा है, दुर्ग का अभाव है और यहां पे कौन रहेंगे? सामान्य लोग रहेंगे, याद रख। फिर मैंने आपको कुछ अपवाद बताए, जैसे राखीगढ़ी और धोलावीरा में अगर आप देखोगे तो राखीगढ़ी और धोलावीरा के जो नगर हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं, पश्चिमी, पूर्वी, मध्यम। ऐसे ही चनुदड़ो और अल्लादीनो जो है यहां पे पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग कहीं पर भी सुरक्षा प्राचीर मिलती ही नहीं है, सुरक्षा प्राचीर का अभाव। फिर कालीबंगन में दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरे गए हैं। सर जी अगर लोथल और फुरकोटदा की बात करेंगे तो दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरे गए। यहां तक समझ में आया सर आपको? ये सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर मैंने फिर आपको नेक्स्ट क्या बताया? अगला फिर मैंने थोड़ा सा हड़प्पाई दुर्गों पे चर्चा की कि जो हड़प्पाई दुर्ग हैं जिन्हें तुम सीटाडेल भी बोल रहे हो, याद रखना, तो हड़प्पाई दुर्गों का आकार सामान्यता कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार। ज्यादातर हड़प्पाई दुर्ग है वो किस आकार में फैले हुए हैं? आयत के आकार में फैले हुए हैं, याद रखना। लेकिन फिर कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए बनावली का जो दुर्ग है, बनावली का जो सीटाडेल है वो उसका आकार कैसा है? अर्धवृत्ताकार। और लोथल स्पेशली, आप चाहो तो धोलावीरा हटा दो सर, लोथल का दुर्ग जो स्पेशली है वो कैसा है बताओ जरा मुझे? विषम चतुर्भुजाकार है। किस आकार का है? विषम चतुर्भुजाकार, मतलब जहां की एक भी साइड इक्वल ना बनेगी बात। और ऐसी मैंने आपको बताया रंगनाथ राव कहते हैं कि रंगनाथ राव ने लोथल के दुर्गों को क्या बोला है? एक्रोपोलिस बोला है। क्या बोला है? एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस क्या है? यूनान के जो दुर्गीकृत नगर हैं उन्हें क्या बोलते थे? एक्रोपोलिस। तो रंगनाथ राव को लोथल में भी ऐसी कोई चीज दिखी तो उन्होंने बोल दिया ये तो यूनानी एक्रोपोलिस की तरह है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं जो धोलावीरा के दुर्ग हैं उनको क्या बोला गया है? कासल्स बोला गया। क्या बोला गया है? कासल्स, याद रखना। फ्रांस में और इंग्लैंड में जो फोर्टिफाइड नगर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैसल बोलते हैं। जैसे हमारे यहां पे माधवराव सिंधिया ने जॉर्ज कैसल भवन की स्थापना करवाई। बनेगी बात? तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना और नोट डाल के रखना कि बीएस अग्रवाल करके एक इतिहासकार हैं और वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो दुर्ग हैं हो ना हो ये वही हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में अफरों के पुरों के रूप में हुआ है। पुर का मतलब भी क्या होता है? किलेबंद नगर। बताओ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास समझ में आ गया। एक भी क्वेश्चन गड़बड़ मत करना, बिल्कुल एक एक चीज आपको बता दी हो जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे, हमें क्या पढ़ना था नगर विन्यास के बाद? बताओ जरा मुझे मकान, कि हड़प्पाई मकान कैसे, तो फिर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा
मकान की बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना सर हड़प्पाई मकानों के बारे में, हाउसेस, इनको देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर डिस्कस करता हूं। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है कि नहीं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो देख लो, एक बार में ही सारा कुछ हो जाएगा सर। देखो इस तरीके से तो पहले सड़कें हुआ करती थी, समझो थोड़ा सा। देखो ये जो है ये मुख्य सड़क है, क्या है बताओ जरा मुझे, मुख्य सड़क है ये भी क्या है, मेन रोड, ये भी मुख्य सड़क है। तो ये जितनी भी दिख रही है तुमको, ये और या फिर ये सब क्या है बताओ जरा मुझे, मुख्य सड़क है। पहली चीज दिमाग में याद रखना, कर पाओगे। चलो दूसरी चीज देखो, इन मुख्य सड़क में ही बने हुआ करते थे घर। जैसे मान लो ये बने हुए हैं घर, इधर से भी बने हुए हैं, ये घर बने हुए। घरों के दरवाजे इधर की तरफ होते थे, किधर होते थे, इधर। खिड़कियां भी याद रखना इधर ही होती थी। क्या घरों के दरवाजे और खिड़कियां मैंने बताई आपको मुख्य रोड की ओर? नहीं है ना। मुख्य सड़क तो ये है, देखो ये मुख्य सड़क है, इधर ये मुख्य सड़क है, और इसको बोलते हैं गली। इसको क्या बोलते हैं, गली। तो ये समझ में आया इतना सा? पहले बताओ जरा मुझे, ये सड़कें जा रही हैं, याद रखना ये सड़कें जा रही हैं, और ये जो ब्लॉक बन रहे हैं ना, ब्लॉक, इन ब्लॉक के अंदर क्या बने होंगे बताओ जरा मुझे, मकान। इनके अंदर क्या बने होंगे, मकान। इस तरीके से ये बन गए मकान, याद रखना। ये क्या बन गई अंदर, ये गली है, याद रखना, सहायक सड़क जिसको हम बोलते। तो ऐसे ब्लॉक में क्या बने होंगे, मकान। घर के दरवाजे किधर होंगे, गली की तरफ होंगे, दोनों घरों के दरवाजे आमने सामने। तो कितनी प्लानिंग से बनाया गया, ऐसी हर ब्लॉक में ऐसी करके मकान बने होंगे। तो अब हड़प्पाई मकानों को थोड़ा समझ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से मकान बने रहते थे। ये मान लो एंट्रेंस डोर है, तो सीधे जैसे घर में एंट्री करोगे तो सबसे पहले एक दीवार मिलती थी। क्या मिलती थी, दीवार। ताकि क्योंकि ये आंगन वाला एरिया, ये एरिया कौन सा है, आंगन वाला। आंगन में क्या चल रहा है कोई गेट से ना देख ले, इसके लिए काय की व्यवस्था रखी गई थी, दीवार से। अगर तुम घर में एंट्री कर रहे हो तो ऐसे जाना पड़ेगा तुमको, या फिर ऐसे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप आंगन की चीज नहीं देख सकते। क्लियर है कि नहीं। फिर हर घर में 3 से 4 क्या मिल जाते थे बताओ जरा मुझे, कमरे मिल जाते थे। हर घर में तुम्हें एक रसोई घर मिल जाता था, याद रखना इस चीज को। स्नानागार मिल जाता था, और हड़प्पा के तो लगभग हर घर में क्या मिला है, कुआं भी मिला है। तो इस तरीके से ये घर बना करते। अब मैं तुम्हें एक बार सारे बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो मकान है वो कच्ची ईंट से बना है। काय से बना है बताओ जरा मुझे, सॉरी, पक्की ईंट से बना है। काय से बना है बताओ जरा मुझे, पक्की ईंट से बना है। पहला पॉइंट ही दिमाग में याद रखना, मकान काय से बना है, पक्की ईंट से बना है। और इस ईंट का भी अनुपात फिक्स है, 4:2:1। इसका मतलब ये 4:2:1 क्या है, LBH है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब 4 उसकी क्या है, लंबाई है, उसकी 2 क्या है, चौड़ाई, और 1 क्या है उसकी हाइट, ऊंचाई। याद रख। तो सारी ईंट एक निश्चित अनुपात में, और वो कौन सी है बताओ जरा मुझे, 4:2:1। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब शुभम पाठक, अब आप खुद सोचो कैसे कंप्लीट होगा MPPSC के बैच से। हालांकि हमारी क्लास में तो आप रील्स वगैरह देख रहे होंगे, क्लास में भी बहुत सारे बच्चों का नेट भी हो गया, JRF भी हो गया, लेकिन मैं उसका पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा, याद रखना। क्योंकि मैंने क्लास में भले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे,
लेकिन उन्हें फिर भी उसके बाद मेहनत करनी पड़ी होगी, तब उनका सिलेक्शन हुआ होगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एमपीपीएससी की क्लास में मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं उससे तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, याद रख। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको यही पढ़ाया, तो इतनी चीजें थोड़ी ना पढ़ाता हूं मैं एमपीपीएससी में। मैं नॉर्मली बोल देता हूं कि हड़प्पाई नगर सामान्य, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग का काम होता है, तो मैं नॉर्मल बोल दूंगा कि हड़प्पाई नगर सामान्यता 2 भागों में बटे थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पूर्वी भाग ऊंचा होता था, बड़ा ऊंचा होता था, छोटा होता था, एवं सामान्यतः एक दुर्ग से घिरा हुआ होता करता है। यहाँ पे शासक वर्ग निवास करता है। जबकि अगर हम पूर्वी भाग की बात करेंगे तो ये बड़ा है, निचला है, दुर्ग का अभाव है, और यहाँ पे जो है आम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और 1-2 अपवाद बना के खत्म कर दूंगा मैं। सीटाडेल का आकार, कहां के इतने सारे अपवाद, ये डिस्कस नहीं करता मैं एमपीपीएससी में कभी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। जी गौरव AZ, बिल्कुल ऑफलाइन बैच भी है सर ये, है ना। तो शुभम, अगर आपको नेट जीआरएफ फोकस करना है तो आपको ये वाली क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, याद रख, है ना। हाँ जी, क्योंकि अगर आप क्लासेस भी देखोगे एमपीपीएससी की तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये थोड़ा समझना। इसके अलावा देखो, मैंने सबसे पहले तो मकान कैसे बने होंगे, पक्की ईंट से बने होंगे, और ईंट का अनुपात निश्चित होगा कितना, 4:2:1। अब क्या हो रहा है, ज्यादातर हड़प्पाई स्थलों में जब हम नगरों में उत्खनन करते हैं तो ज्यादातर मकानों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। काय के साक्ष्य मिलते हैं? सीढ़ियों, ज्यादातर में मिले, याद रखना। मतलब मकान जो है बहुमंजिला भी होते होंगे। अरे भाई, अगर एक मकान में सीढ़ी का साक्ष्य मिल रहा है मतलब दूसरी मंजिल भी होती होगी, और उस पर जाने के लिए क्या बनाई जाती होंगी, सीढ़ियां बनाई जाती होंगी, स्टेयर्स, याद रख। तो सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर हम इतना तो बोल ही सकते हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पाई मकान कैसे होते थे, एक मंजिल तो है ही, एक मंजिला के साथ साथ बहुमंजिला भी होते थे, याद रखना। तो ये दिमाग में आता है, मतलब सिंगल स्टोरी भी है और मल्टी स्टोरी भी है, याद रखना इस चीज को। तो हड़प्पाई मकानों को बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग होगा। ईंट का अनुपात फिक्स है, 4:2:1, याद रखना। फिर मैंने बताया कि चूंकि ज्यादातर हड़प्पाई मकानों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई मकान एक मंजिला भी होंगे और बहुमंजिला भी। बात समझ में आई कि नहीं? प्रत्येक मकान में, ध्यान भी सुनना, प्रत्येक मकान में अगर आप देखोगे, प्रत्येक मकान में 4 से 5 कक्ष, कितने बताओ जरा मुझे, 4 से 5 कक्ष, यानी कि रूम कितने होंगे हर मकान में, 4 से 5, याद रखना। कहीं कहीं 3 से 4 लिखा है, तुम 4 से 5 या 3 से 4 जो भी लिखना लिख सकते। तो हर मकान में लगभग 3 से 4 कमरे होते थे। हर मकान के अंदर रसोई घर होता था। क्या होता था बताओ जरा मुझे? रसोई घर होता था, याद रख, किचन। हर मकान के अंदर स्नानागार होता था। क्या होता था? स्नानागार। स्नानागार समझते हो? वॉशरूम। क्लियर है कि नहीं? हर मकान के अंदर शौचालय होता था। क्या होता था? शौचालय, याद रखना। सबसे ज्यादा मिला है हड़प्पा में। कहां से मिल रहा है? हड़प्पा में। हड़प्पा के तो प्रत्येक मकान से क्या मिलता है? शौचालय। और यहीं पर लिख लेना, कालीबंगन में शौचालय का अभाव है। तो माना जाता है कि नगर की जो मुख्य दीवार होगी उस दीवार के बाहर जाके, मतलब नगर के बाहर जाके शौच के लिए जाते थे वो लोग। क्लियर है कि नहीं? तो हड़प्पा सबसे बेस्ट उदाहरण है शौचालय के मामले में, याद रखना। ज्यादातर जगह से क्या मिलते हैं? शौचालय के साक्ष्य। कमोड तक मिले हैं। कमोड का यूज करते थे, याद रखना। यहाँ पर गड्ढा खोद लिया करते थे, उस पर कमोड रख लिया करते थे और शौच करते थे, याद। तो हड़प्पा इसका बेस्ट उदाहरण है, याद रखना इस चीज को। बनेगी बात। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, प्रत्येक मकान में क्या होगा? आंगन। आंगन मैंडेटरी, याद रखना इस चीज को। हर मकान के अंदर क्या मिलेगा? आंगन। और देखो, मैंने जैसा कि यहां पे आपको बताया था कि जैसे ही घर के दरवाजे के तुम अंदर घुसोगे, जैसे ही घर में अंदर घुसोगे तो डायरेक्ट आंगन आएगा क्या? नहीं, पहले क्या आएगी? एक दीवार आएगी। तो आंगन और मुख्य द्वार के बीच में क्या हुआ करती थी? दीवार हुआ करती थी, सुरक्षा के लिए, याद रखना। तो लिख लेना, सुरक्षा हेतु आंगन एवं
मुख्य द्वार के मध्य दीवार है, याद रखना इस चीज को, इसको भी दिमाग में याद रख लेना। कर पाओगे कि नहीं? अरे बोलो। तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। घरों को जनरली, घर की जब छत बनाते थे उसके लिए हम लकड़ियों का प्रयोग करते थे, याद रखना। कच्ची छत बनाते थे, लकड़ी से सपोर्ट ले लिया, सहतीर की लकड़ी लगा दी, ऊपर जो है हमने फिर मिट्टी की क्या बना दी, छत बना दी। इस तरीके से याद रखते। छत सामान्यतः कच्ची हुआ करती थी और उन्हें सपोर्ट किससे मिलता था? सहतीर से। सहतीर मतलब लकड़ी की एक फोट से, याद रख। तो लिख, घरों की छत कैसी है बताओ जरा मुझे। घरों की छत कैसी है? कच्ची एवं छतों को सपोर्ट देने के लिए क्या लगाई जा रही है? सहतीर लगाई जा रही है, याद रखना। सहतीर की लकड़ी का प्रयोग। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना कि छत कच्ची होगी और उसे सपोर्ट देने के लिए नीचे से क्या लगा दी गई है बताओ जरा मुझे। जैसे आज हम पिलर बना देते हैं, लोहे के पिलर डाल देते हैं, छत नीचे आना है, या फिर यहां पे देखो सीमेंटेड पिलर डले हुए हैं। ऐसी गांव में कच्ची छतों को रोकने के लिए क्या लगाई जाती थी? लकड़ियां लगा दिया करते थे, फोट लगा दिया करते थे, याद रखो। और मकान के जो फर्श होते थे, मकान के जो फर्श होते थे, वहां पे जो है अगर आप देखोगे कच्ची या फिर पक्की ईंटों को बिछा दिया करते। तो फर्श को पक्का करने के लिए क्या करते थे? कच्ची या फिर पक्की ईंट। लिख लेना, मकान के फर्श पर कच्ची या फिर सिंपल लिख लो ईंट, क्योंकि दोनों प्रकार की हैं। ईंटों को बिछाया करते थे, याद रखना। पहले तो इतनी चीजें समझ लो। देखो मैंने क्या क्या बोला। मकान बन कैसे रहे हैं? पक्की ईंट से बन रहे हैं। दूसरा, सीढ़ियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, मतलब मकान एक मंजिला है, बहुमंजिला। प्रत्येक मकान में 4 से 5 कमरे होंगे, रसोई घर होगा, स्नानागार होगा, शौचालय। सबसे अच्छे शौचालय कहां मिले? हड़प्पा। कालीबंगा में शौचालय का अभाव, याद रखना। आंगन होगा, प्रत्येक मकान में आंगन होगा। सुरक्षा हेतु आंगन और मुख्य द्वार के मध्य क्या होगी? दीवार होगी। देखो ये बनी हुई है दीवार की, नहीं सर, याद रख। क्लियर है कि नहीं? और घरों के जो घर हैं, घरों के छत कच्ची होती थी और छत को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए क्या लगाते थे? सहतीर की लकड़ी। मकान के फर्श पर ईंटों को बिछाया करते थे। मकान को नीचे पक्का करने के लिए ईंट बिछा दी नीचे, याद रखना इस चीज को। और लास्ट में लिखना सर, लास्ट में लिखना, मकानों के दरवाजे, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली या फिर इसको सहायक सड़क बोल सकते हैं ना, गली या छोटी सड़क, गली की ओर खुलते थे, याद रखना। गली की ओर। पहले तो इतना लिख लो सर। देखो मैंने आपको बताया था भी यहां पे, देखो ध्यान से सर, कि जो घरों के दरवाजे हैं ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क है। तो मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं क्या? नहीं। किधर खुल रहे हैं? गली की ओर। ये खुल रहे हैं दरवाजे गली की ओर, याद रखना इस चीज को। तो हड़प्पाई मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर। तो ये तो मैंने आपको सामान्य चीज बता दी कि ज्यादातर जो हड़प्पाई मकान है वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, याद रखना। लिख लेना, प्रत्येक मकान में कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं। लिखो, मकान के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें बताओ जरा मुझे? कुआं मिलेगा, याद रखना। कुआं के साक्ष्य याद रखो। मोहनजोदड़ो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। क्लियर है कि नहीं? हो पाएगा? तो ये सब चीज याद रखो। लेकिन मैंने बोला कि कुछ अपवाद भी होते हैं, याद रखना इस चीज को। तो अब हम देखेंगे हड़प्पाई मकानों के अपवाद, कि कुछ जगह पे आपको कैसी व्यवस्था मिलेगी, कुछ अलग व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो उनके ऊपर हमको क्या करना है? डिस्कस करना है। तो लिख लो सर, लिख लो। जैसे आपने देखिए, सामान्यतः जो मकान है वो कैसे बने हुए हैं बताओ जरा मुझे? पक्की ईंट से बने कि नहीं? लेकिन आप देखो, कालीबंगन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कालीबंगन। या फिर लोथल की बात करेंगे, तो कालीबंगन है, लोथल है। या फिर रंगपुर की बात करेंगे, याद रखना।
तो कालीबंगन, लोथल, रंगपुर, यहां पे कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। काय का प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंट का। और सर्वाधिक कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है लोथल में, याद रखना है इस चीज को। इसलिए मैंने बोला था कि लोथल को क्या बोला जाता है? दीनहीन नगरी, गरीबों की नगरी, क्योंकि यहां पे मकान काय के बने हैं? कच्ची ईंट। अगर हम बात करेंगे धोलावीरा की, किसकी? धोलावीरा की, तो धोलावीरा की अगर आप बात करोगे, धोलावीरा के जो मकान हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। काय के बने हुए हैं? पत्थर। तो पत्थर से निर्मित, याद रखना। तो ये भी तो अलग है, क्योंकि सामान्यतः तो मकान काय के बने हैं? पक्की ईंट के। एक और अपवाद लोथल है। और लोथल क्यों अपवाद है सर भैया? सबके घरों के दरवाजे, हर नगर के घरों के दरवाजे गली की ओर खुलते हैं कि नहीं? लेकिन लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे। किधर खुलेंगे बताओ जरा मुझे? तो लोथल के जो दरवाजे हैं वो किधर खुलेंगे? मुख्य सड़क की ओर, याद रखना। सर कितनी समझदारी आप सर, ये देखो भाई, आज हम लोग किधर भागते हैं बताओ जरा मुझे? बोलो कि हमारे घर किधर हो? मेन रोड का हो। इन्होंने लेकिन मेन रोड की ओर किसी ने घर के दरवाजे नहीं रखे। कारण बहुत सिंपल था, एक्सीडेंट, धूल वगैरह सारी चीजें, गंदगी। अब होता क्या था ना, एक सी बिल्कुल सीधी रोड है, मान लो सीधी रोड है, सीधी बिल्कुल रोड है, अगर हवा एक बार इसमें ब्लॉक में इंटर्ड हो गई तो पूरी सड़कें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती थी? साफ हो। अगर इन सबके दरवाजे इधर की तरफ होते तो हवा क्या होती? ब्लॉक होती, तो कभी भी निकल पाता। कितनी वैज्ञानिकता लगाई। और साथ ही में एक्सीडेंट से भी बच सकते हो तुम, दुर्घटना से। कोई बैलगाड़ी आ रही है स्पीड में, तुम्हारा बच्चा रोड पे आ गया, हो जाएगा बच्चे का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए उन्होंने सुरक्षा और सफाई की दृष्टि से घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ना ओर करके किधर करे हैं? गली की ओर करे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज याद रखना। लेकिन लोथल वाले अपवाद याद रखना। लोथल वालों ने अपने घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो किधर किए हैं बताओ? घरों के दरवाजे जो हैं वो किधर किए हैं? बोलो बोलो। तो मुख्य सड़क की ओर किए। इसको थोड़ा सा दिमाग में याद कर लेना। कर पाओगे? लिख लिया। कालीबंगन में पूरी तरीके से शौचालय के अभाव है। सबसे अच्छे शौचालय कहां मिलते हैं बताओ जरा मुझे? एक बहुत फेमस मकान है, अगर मोहनजोदड़ो के पूर्वी नगर में जाओगे तो एक 27 कमरों वाला क्या मिला है? मकान मिला है। ये अपवाद जानते हो क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि अमीर लोग किधर रहते थे? पश्चिमी नगर में। लेकिन पूर्वी नगर में 27 कमरों वाला एक आवास मिला है। मतलब कोई अमीर व्यक्ति का होगा ना जिसके मकान में 27 कमरे हैं। तो एक अपवाद है, लिख लेना नोट करके कि मोहनजोदड़ो में, लिखो मोहनजोदड़ो के पूर्वी नगर से, मोहनजोदड़ो के पूर्वी नगर से, मोहनजोदड़ो के पूर्वी नगर से 27 कक्ष वाला एक मकान का साक्ष्य प्राप्त होता है। याद रखना इस चीज को। तो मोहनजोदड़ो के पूर्वी नगर से क्या मिला है? 27 कक्ष वाला एक मकान मिला है। इसको दिमाग में याद रखना। बोलो कर पाओगे? तो ये मकान समझ में आए मैंने क्या क्या बोला? देखो ध्यान से फिर से एक बार। मकान काय के बने हैं? पक्की ईंट से। ईंट का रेशियो फिक्स है कितना? 4:2:1। क्लियर है कि नहीं? फिर देखो सीढ़ियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। मतलब मकान एक मंजिला भी होगा, बहुमंजिला। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आप देखो पीवाईक्यू उठा के, कि हड़प्पाई मकान बहुमंजिला थे? बिल्कुल थे, क्योंकि सीढ़ियों के साक्ष्य में। फिर प्रत्येक मकान के अंदर 4 से 5 कमरे मिलेंगे, रसोई घर मिलेगा, स्नानागार, शौचालय और आंगन। विशेष तौर पर याद रखना, सबसे ज्यादा शौचालय हर मकान में कहां मिले हैं? हड़प्पा में। और कालीबंगन में शौचालय का क्या मिला है? अभाव में। इसके अलावा सुरक्षा हेतु आंगन और मुख्य द्वार के मध्य एक दीवार बनाई जाती थी। याद रखना। छत कच्ची होती थी, मिट्टी से निर्माण होता था, और उसे सपोर्ट देने के लिए क्या लगाते थे? लकड़ी, सैतीर की लकड़ी लगाते थे। याद रखना। मकान के फर्श पर ईंटें बिछाई जाती थी। याद रखना। लगभग हर मकान के अंदर क्या मिलता था? कुआं होता था पानी के लिए। इसके अलावा मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलते थे? गली की ओर। अपवाद के नाम पर बता दिया, जैसे कालीबंगन, लोथल और रंगपुर, यहां से मकान यहां पे कच्ची ईंट के बनाए गए। धोलावीरा में मकान पत्थर के बनाए गए। और अगर हम बात करेंगे लोथल का जो घर है, लोथल नगर के जो घर हैं, उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं, ना कि गली की ओर। तो ये अपवाद है, इनको दिमाग में याद रख लें। हो पाएगा? तो सबसे पहले क्या देखा हमने? नगर विन्यास। और नगर विन्यास के बाद फिर क्या देखे? मकान।
सर मैं लास्ट डिटेलिंग कर रहा हूं, इसके बाद तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखना नगर नियोजन से जितने भी क्वेश्चन बने इसमें कवर हो जाएंगे आप। बनेगी बात, चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी है बताओ जरा मुझे। नेक्स्ट अब क्या पढ़ना है हमको? सड़कें। लिखो, हेडिंग बनाओ, सड़कें, रोड्स। ये थोड़ा सा समझिएगा। अभी इधर देखो ध्यान से, सड़कें पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ लो। देखो सड़कें अगर तुम ध्यान से देखोगे भैया, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है कि नहीं? बोलो, उत्तर से कहां जा रही हैं? दक्षिण की। या फिर आप देखोगे तो पूर्व से किधर जा रही हैं? पश्चिम की। सर आपको बहुत पता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किधर से बताओ जरा मुझे, पश्चिम से किधर आए? पूर्व की ओर आए। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि नगर के जो प्रवेश द्वार हैं वो पूर्व में है। किधर है? पूर्व में। तो पूर्व से तुम घुसोगे तो मेन रोड से फिर नगर के अंदर जाओगे, याद रख। तो ये भी दिमाग में याद रखना, नोट करके। जो पूरे नगर का एक एंट्रेंस डोर होता है ना, वो किधर होता था? पूर्व दिशा में होता था। मतलब पूर्व से आप घुसोगे, मुख्य सड़क पकड़ोगे तो नगर के अंदर आ जाओ। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको इधर पूर्व की ओर, तो मुख्य याद रखना पूर्व से किधर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है, क्योंकि प्रवेश द्वार हमेशा किधर होता था बताओ जरा मुझे? पूर्व दिशा में। बनेगी बात? तो देखो ध्यान से, या तो सड़कें उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम जा रही है कि नहीं बताओ? सॉरी, पश्चिम से या पूर्व से पश्चिम, जो भी तुम्हें बोल। बनेगी बात? अब देखो, एक सड़क ऐसी आई, एक सड़क ऐसी आई, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट दिया कि नहीं? बिल्कुल समकोण पर। एक सड़क ऐसी थी और एक सड़क ऐसी गई, तो 90 डिग्री के एंगल पे काट दिया सर। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं कि नहीं? और इस वजह से देखो कितने बेहतरीन चौराहा बन रहे हैं। बन रहा है कि नहीं? कितने शानदार चौराहे बन रहे हैं। इन चौराहों को जॉन मार्शल क्या बोलेंगे? ऑक्सफोर्ड चौराहा, याद रखना। क्योंकि इस प्रकार के चौराहा आधुनिक दुनिया में पहली बार कहां मिले थे? इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड नगर में मिले थे। इसलिए इन चौराहों का नाम ही क्या रख दिया जीएल मार्शल ने? ऑक्सफोर्ड चौराहे। जबकि ये चौराहे ज्यादा पुराने हैं। हमको क्या बोलना चाहिए बताओ? कि ऑक्सफोर्ड में जो चौराहे हैं वो कौन से हैं? हड़प्पा चौराहे हैं। इंडस स्क्वायर बोलना चाहिए उनको। क्लियर है कि नहीं? खैर, जीएल मार्शल ने इन चौराहों को, ये जो परफेक्ट चौराहा बन रहे हैं, इनको क्या नाम दिया है बताओ जरा मुझे? ऑक्सफोर्ड स्क्वायर दिया, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक विश्व में इस प्रकार के चौराहा पहली बार कहां मिले हमें देखने के लिए? बोलो, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में, याद रखना, ऑक्सफोर्ड नगर। कर पाओगे कि नहीं? तो यही चीजें हमें समझनी है और तुम थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो, सबसे पहले तो सड़कों का जो निर्माण होगा वो कच्ची ईंट से होगा। कैसे होगा? कोई भी गलती नहीं करेगा। मकान कैसे बन रहे थे? पक्की ईंट से। लेकिन सड़कें कैसे बन रही हैं? कच्ची ईंट से। पहली चीज तो सामान्यतः जो सड़कों का निर्माण होता था वो कैसे होता था? कच्ची ईंट से होता था। पहली चीज याद रखना। तुमने देखा दूसरी चीज कि जो सड़कें हैं, सड़कें या तो उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को क्या कर रही थी? समकोण पर काट रही थी कि नहीं? तो सड़कें सामान्यतः उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद रखना, समकोण पर काटती थी। क्लियर है कि नहीं? सब कोण बोल लो, 90 डिग्री का एंगल बोल लो, परपेंडिकुलर, जो भी तुमको बोलना। और जब कोई सड़क, ध्यान से सुनना, जब कोई सड़क इस तरीके से काटेगी एक दूसरे को तो क्या निकल के आएगा बताओ जरा मुझे? ऑक्सफोर्ड चौराहा। क्या बनेगा बताओ जरा मुझे? ऑक्सफोर्ड चौराहा। तो परिणाम स्वरूप कैसे? चौकोर, कैसे बताओ जरा मुझे? चौकोर चौराहों का निर्माण होता था, जिसे जीएल मार्शल ने क्या बोला है? ऑक्सफोर्ड चौराहा बोला। याद रखना। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा बताओ जरा मुझे? परिणाम स्वरूप इसको अपन क्या बोल सकते हैं? चौकोर को वर्गाकार बोल सकते हैं क्या? या चौकोर भी बोल देते हैं? तो चौकोर यानी कि स्क्वायर, चौकोर चौराहों का निर्माण होता था। चौराहों का निर्माण होता था
जिन्हें जॉन मार्शल ने क्या बोला है बताओ जरा मुझे, बोलो। ऑक्सफोर्ड चौराहा, क्या बोला है? ऑक्सफोर्ड चौराहा। ये कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना इसको। कर पाओगे कि नहीं? अगर सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे ना काटे तो क्या ऑक्सफोर्ड चौराहा बनेंगे? नहीं बनेंगे। कर पाओगे दो चीजें? चलो अब ध्यान से देखना। अगर तुम ये देखो सड़कों को, तो मैं नहीं लग रहा जाल जैसा बन रहा है ये? जाल क्या होता है बताओ जरा मुझे? जाल ऐसे ही तो होता है, यही तो होता है जाल, ऐसे ही तो बनता है। तो सड़कें कहीं ना कहीं जाल बना रही हैं कि नहीं? आपको देखो बना रही है कि नहीं जाल? तो सड़कें किस संरचना पे आधारित हैं? जाल नुमा संरचना पे। जाल को ही इंग्लिश में ग्रिड बोलते हैं। तो जनरली जाल नुमा संरचना नहीं आता, ग्रिड पैटर्न आता है। क्या आता है? ग्रिड पैटर्न। तो सड़कें किस पे आधारित हैं? ग्रिड पैटर्न पर। अच्छा यहां पर देखो, शतरंज का बोर्ड जैसा नहीं लग रहा है ये तुम्हें? अरे बोलो, लग रहा है कि नहीं? तो लिख लेना, सड़कें ग्रिड नुमा या फिर शतरंज के बोर्ड की तरह, बोर्ड के जैसे क्या थी, या ऐसे बोलना सड़कें जो हैं ग्रिड पैटर्न या फिर यानी कि जालनुमा संरचना या फिर चेस बोर्ड, क्या चेस बोर्ड जैसी संरचना बनाती थी, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखो। तो अगला पॉइंट क्या है बताओ जरा मुझे? सड़कें जालनुमा, या जालनुमा को क्या बोल सकते हैं हम? ग्रिड पैटर्न। जालनुमा या कैसा? चेस बोर्ड। चेस बोर्ड चेस बोर्ड जैसी संरचना बनाती थी, याद रखना, संरचना बनाती। ये थोड़ा सा दिमाग में कर पाओगे कि नहीं? देखो मैंने क्या क्या बोला। सबसे पहले तो सड़कें बनाई जाएंगी कच्ची ईंट से। सड़कें कैसी होंगी बताओ जरा मुझे, बोलो। सड़कें कच्ची ईंट की बनेंगी। दूसरा, सड़कें या तो उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से पूर्व एक दूसरे को समकोण पर काट रही होंगी कि नहीं, और उस वजह से चौकोर चौराहा बनेंगे, जिन्हें जॉन मार्शल ने क्या बोल दिया बताओ जरा मुझे? ऑक्सफोर्ड चौराहा। इसके बाद बताया मैंने कि सड़कें कैसी संरचना बना रही हैं? जालनुमा यानी कि ग्रिड पैटर्न, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हम? चेस बोर्ड जैसी संरचना। अब देखो ध्यान से, दो तरीके की सड़कें मिल रही हैं, आप देखो ध्यान से। एक तो ये है मुख्य सड़क है, ये क्या है? मेन रोड है। और दूसरी ये भी तो है सर अंदर, इसे क्या बोल रहे हैं? गली। तो सड़कें कितनी प्रकार की यहां पे बताओ जरा मुझे? दो। एक तो क्या है बताओ जरा मुझे? एक तो क्या है? मुख्य सड़क है, और दूसरी क्या है? गली, या इसी को बोलते हैं सहायक सड़क। क्या बोलते हैं? सहायक सड़क। मतलब अगर आदमी को घर से निकलना है, आदमी को घर से निकलना है तो पहले कहां जाएगा वो? गली, और गली से फिर आएगा मेन रोड पे। पहले जाएगा गली, गली से आएगा मेन रोड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सड़कों के प्रकार कितने हैं? दो। याद रखना, एक तो क्या है? मुख्य सड़क है, मेन रोड है, और दूसरी क्या है? गली है, सहायक सड़क। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा? अपवाद लिखना है, अपवाद लिखो जल्दी से, लिख लो अपवाद। अपवाद है मोहन जोदड़ो का राजपथ। क्यों अपवाद है मोहन जोदड़ो का राजपथ? क्योंकि ये पक्की ईंट से बना है। कैसे बना है? पक्की ईंट से बना, याद रखना। ये पक्की ईंट से बना है, ये दिमाग में नहीं समझे? इसको राजपथ तो नाम दिया है, एक्चुअल में क्या है? मोहनजोदड़ो में हमें एक सड़क मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिलती है हमको बताओ जरा मुझे? एक सड़क मिलती है मोहनजोदड़ो से, याद रखना। और उस सड़क की हम बात करेंगे, लगभग 10 मीटर क्या है? चौड़ी है। और वो 10 मीटर चौड़ी सड़क जो है पूरी की पूरी कैसे बनी है? पक्की ईंट से। तो हमने उसे नाम क्या दे दिया है? राजपथ। राजपथ क्या होता है बताओ जरा मुझे? कोई भी याद रखना, पुराने टाइम पे एक परंपरा होती थी, कोई भी राज्य हो उसकी जो राजधानी होती थी, उस राजधानी में एक क्या होता था? राजपथ होता। जैसे मान लो राजा का बर्थडे वगैरह है
तो राजपथ पे ही जाता था अपने रथ पे बैठ के और हेलो हाय वाय कर रहा है भैया, सब आसपास खड़े हैं राजपथ के चारों तरफ। क्लियर है कि नहीं? जैसे आज 26 जनवरी पे आप देखो परेड निकलती है कि नहीं, तो राजपथ पे निकलती है कि नहीं, ऐसे ही। तो इसे तो हमने क्या मान लिया कि हो सकता है ये मोहनजोदड़ो का क्या रहा हो, राजपथ रहा हो, इसलिए हमने इसको राजपथ बोल दिया, जो कि कैसे बना है बताओ जरा मुझे? पक्की ईंट से बना है। लगभग कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा, याद रखना 10 मीटर चौड़ा है। ये कोई गलत मत करना सर, इसको पक्की ईंट से बना हुआ है और कितना चौड़ा है बताओ जरा मुझे? 10 मीटर चौड़ा है। इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना, हो जाएगा। चलो एक लास्ट चीज आप दिमाग में याद रखना तो रख लेना, सड़कों के किनारे आपको कूड़ेदान मिलते थे। क्या मिलते थे? कूड़ेदान। ये लिख लेना थोड़ा सा, सड़कों के किनारे क्या मिलेंगे आपको? कूड़ेदान मिलेंगे। काय के लिए बताओ जरा मुझे? हाँ, तो सड़कों के किनारे कूड़ेदान मिलेंगे, याद रखना। सड़कों के किनारे कूड़ेदान मिलते थे कि भैया ताकि सड़क पे गंदगी मत करो, कोई भी कचड़ा वचड़ा है उसमें डाल दो सर। क्लियर है कि नहीं? तो ज्यादातर सड़कों के किनारे क्या मिलेंगे आपको? कूड़ेदान मिलेंगे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना। हो जाएगा? कर पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखिएगा, सड़कें हो गई। सड़कों के बाद अगली चीज बताओ क्या है सर? जल निष्कासन प्रणाली। याद रखना, अगला क्या पढ़ना है हमको? जल निष्कासन प्रणाली पढ़ना है। ये थोड़ा सा देख लो, जल निष्कासन प्रणाली की अगर हम बात करें। जल निष्कासन प्रणाली मतलब जल को निकालने वाली प्रणाली। और जल को काय के माध्यम से निकाला जाता है? नालियों के माध्यम से निकाला। तो मेनली जल निष्कासन प्रणाली में क्या पढ़ना होता है? नालियां पढ़नी होती। तो इसी को अपन नालियां भी लिख लो डायरेक्ट, याद रखना। तो वही हम पढ़ रहे हैं, याद रखना। अब इसको समझो क्या है। देखो पहले इधर एक बार स्ट्रक्चर में देख लो, फिर हम बताएंगे आपको। देखो एक बार, ये जो मेन रोड दिख रही है आपको, मेन रोड, कोई भी मेन रोड ले लो। चलो ये वाली मेन रोड ले लेते हैं हम। मेन रोड के किनारे किनारे क्या होगी बताओ जरा मुझे? नाली होगी। इस तरीके से मेन रोड के साथ साथ जाएगी, याद रखना, बिल्कुल नगर के बाहर तक। ऐसी दूसरी तरफ भी क्या होगा? मेन रोड के साथ साथ कहां जाएगी? नगर के बाहर तक एक नाली बनी होगी, याद रखना। ये मान लो मकान बने हुए हैं आपके, ये मकान बने हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? पहली चीज तो मेन रोड के समानांतर समानांतर एक नाली होगी, और दूसरी नाली देखो ध्यान से, फिर से देखना, दूसरी जो नाली होगी वो गली में होगी। कहां पे होगी बताओ जरा मुझे? गली में होगी। इस तरीके से दोनों घरों के तरफ क्या होगी? नाली होगी। और ये जो गली की नाली है, ये मेन रोड की नाली में जाके, ऐसी एक नाली इधर मेन रोड में होगी, याद रखना। होगी कि नहीं बताओ जरा मुझे? इधर भी एक नाली होगी ऐसे करके। तो गली की नाली क्या होगी बताओ जरा मुझे? गली की जो नाली है वो किस में मिल जाएगी? गली की नाली जो होगी वो किस में मिल जाएगी? मेन रोड की नाली। गली की नाली, मेन रोड की नाली। दो घरों का पानी गया गली की नाली में, और गली की नाली ने पानी डाल दिया मेन नाली में, और मेन नाली ये पानी लेके जाएगी नगर के बाहर, जो किसी नदी में खुल जाएगी, किसी तालाब में खुल जाएगी, या खेतों में खुल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान पे बना, नालियों में जगह जगह पे अपन ने क्या लगाए हैं? ढक्कन युक्त मैन होल्स लगाए हैं, ताकि अपन उन ढक्कनों को हटा के नालियों की क्या कर पाए? सफाई भी कर। समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? अब इसी को देखो ध्यान से, मैं यहां पे लिखता हूं। देखो देखो, सबसे पहले तो पहला पॉइंट, नालियों का निर्माण। नालियों का जो निर्माण होगा वो पक्की ईंट से होगा। कैसे होगा? तो पक्की ईंट से तो निर्मित है नालियां, पहली चीज दिमाग में याद रखना। मकान कैसे बने थे? पक्की ईंट से। सड़कें कैसे बनी थी? कच्ची ईंट से। और फिर से देखो नालियां कैसे बन रही हैं? पक्की ईंट से बन रही हैं। तो नालियां बनाई जाएंगी कैसे? पक्की ईंट से बनाई जाएंगी, पहली चीज सामान्य था। अब ध्यान से बनना दूसरी चीज, दो प्रकार की नालियां होंगी। कितने प्रकार की नालियां होंगी? दो। पहली क्या थी? मुख्य नाली। क्या थी बताओ जरा मुझे? मुख्य नाली। याद रखना इस चीज को। क्लियर है? जो मेन रोड के साथ है वो कौन सी नाली है? मुख्य नाली।
और गली में जो नाली है उसे गली की नाली या फिर इसी को बोलते हैं सहायक नाली। क्या बोलते हैं इसको, बताओ जरा मुझे। सहायक नाली या फिर गली की नाली, गली ड्रेन, सहायक नाली। देखो ध्यान से, क्या होगा, घरों से पानी कहां जाएगा, घरों से पानी सहायक नाली के माध्यम से कहां जाएगा, मुख्य नाली। घरों से पानी सहायक नाली के माध्यम से मुख्य नाली में जाएगा, मुख्य नाली में जाएगा, फिर मुख्य नाली मुख्य सड़क के समानांतर नगर के बाहर तक जाएगी। कहां तक जाएगी, और वहां जाके कहीं पे भी कुएं में, तालाब में, जनरली नदियों में खुल जाया करती थी, याद रखना। देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, इधर देखो सर एक बार स्ट्रक्चर में, घरों का पानी आया, मान लो ये गली की नाली बनी हुई है, तो घरों का पानी गया गली की नाली में, सहायक नाली में, सहायक नाली ने ये पानी छोड़ दिया मुख्य नाली में, याद रखना। अब मुख्य नाली मुख्य सड़क के समानांतर नगर के बाहर तक जाएगी, याद रखना। इतनी बात समझ में आई। मैंने अगली लाइन क्या बताई, बताओ जरा मुझे। नालियों की सफाई हेतु, नालियों की सफाई हेतु ढक्कन युक्त क्या बनाए जाएंगे, मैन होल बनाए जाएंगे, मैन होल बनाए जाते थे, याद रखना। क्लियर है कि नहीं। मतलब अगर नालियों को साफ करना है हमको, तो जगह जगह हमने क्या बना दिए हैं, मैन होल्स बना दिए हैं, ढक्कन लगे हुए हैं, इन ढक्कनों को हटाओ, नालियों को साफ कर दो ताकि पानी गड़बड़ ना हो, याद रखना। बन जाएगी बात। यहां तक सर किसी को कोई प्रॉब्लम हो पाएगा। तो देखो नाली बनी कैसी है, बताओ जरा मुझे। पक्की ईंट से बनी है। नाली कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, मुख्य नाली और सहायक नाली। इसके अलावा मैंने क्या बताया, घरों का पानी किस में जाएगा, सहायक नाली में। सहायक नाली वो पानी लेके किस में जाएगी, मुख्य नाली में। फिर मुख्य नाली मुख्य सड़क के समानांतर जाएगी, कोई नगर के बाहर नदी में खुल जाएगी, तालाब में खुल जाएगी। जैसे धोलावीरा में नालियां तालाबों में खुलती थी, याद रखना। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में नालियां जाके सीधी नदी में गिर जाती थी, याद रखना। फिर नालियों की सफाई के लिए हमने क्या लगाए हैं, बताओ जरा मुझे। ढक्कन युक्त मैन होल बनाए थे कि नहीं, बताओ जरा मुझे। तो ढक्कन युक्त मैन होल बनाए, इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है इस चीज को, नालियां जो है, नालियों को ढकने के लिए, नालियों को ढकने के लिए पत्थर एवं बड़ी ईंटों को बिछाया जाता था, याद रखना। देखो ध्यान से, मान लो ये नाली बनी हुई है। अब ऐसी नहीं खुली नालियां होती थी, नालियों को ढकने के लिए तो बड़ी सी ईंट लगा दी या बड़े बड़े क्या रख दिए ऊपर, पत्थर रख दिए, याद रखना इस चीज को। और उन्हीं में बीच बीच में क्या बना दिए, मैन होल्स बना दिए सफाई के। बन जाएगी बात। तो नालियों को ढका है हमने, या तो ईंटों से या फिर किससे ढका है, पत्थर से ढका, याद रखना इस चीज को। और लास्ट लिख लेना, नालियों का जो आकार होता था वो मेहराब आकार का होता था, मेहराब के आकार का होता था, लिख लेना। नालियों का आकार कैसा है बताओ जरा मुझे। मेहराब समझते हो, और स्पेशली जो टोड़ा मेहराब होता है, याद रखना। कौन सा मेहराब, टोड़ा, लिख लेना। नालियों का आकार कैसा होता था बताओ जरा मुझे, अभी बताऊंगा मैं आपको। टोड़ा जो मेहराब होता है, टोड़ा मेहराब के आकार की होती है। टोड़ा, अभी अपन इसको मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं, टोड़ा मेहराब का पिक्चर एक बार देख लो इसका। टोड़ा मेहराब को कोरबेल्ड डोम बोलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पिक्चर इसका एक बार, आपको एक आइडिया लग जाएगा। आपने देखोगे इस तरीके का मेहराब बन जाता था, तब नालियां कहीं गिरने वाली होती थी। अभी देखिएगा,
अब देखना एक बार थोड़ा सा इसको, ये देख रहे हो तुम, ये देखो ये नाली है, ये क्या है नाली, ये मेहराब बन रहा है कि नहीं, मेहराब, ये होता है डोम, इसको क्या बोलते हैं डोम। अरे मेहराब नहीं समझते हो, दरवाजे वगैरह तो उन्हें बोलते हैं मेहराब। और ये जो बिल्कुल है ये सीधा ऊंचा उठा हुआ, इसे बोलते हैं अपन, कैसा बताओ जरा मुझे, टोडा मेहराब। अब ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसा ना होता, ये मेहराब गोल होता, कैसा होता, गोल, तो इसको बोलते हैं गोल मेहराब। क्या बोलते हैं, गोल मेहराब। लेकिन गोल नहीं है, ये कौन सा मेहराब है, टोडा मेहराब। ये सिंधु घाटी सभ्यता की नाली है, देखो कितनी बड़ी नाली होती थी, देख रहे हो सर। ये बदतमीज अंग्रेज हमसे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, इनको ये जूम कर करके पिक्चर दिखाओ तो उनको कुछ समझ में आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो इनको याद रखें, इनको क्या बोलते हैं अपन, बताओ जरा मुझे, टोडा मेहराब। ये देख रहे हो नाली, ये गिरने वाली है, तो देखो ये दिख रहा है, ये मेहराब, इसे बोलते हैं मेहराब, डोम शेप्ड, याद रख, गुम्बद की आकृति, मेहराब जो होता है ना, दरवाजे जो बनते, याद रखना। क्या यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जब भी उत्खनन करते हैं तो बहुत छोटे छोटे उपकरण, देखा तुमने, घंटों तक ब्रश से करते रहते हैं, याद रखना, ब्रश से। इनफैक्ट जो एक्सकेवेशन का काम है उसे लीड भले ही कोई मेल कर रहा होगा, एक्सकेवेशन का काम किसको देते हैं, खुदाई का, महिलाओं को देते हैं। कारण क्योंकि पुरुषों में इतना पेशेंस नहीं होता है, महिलाओं में ज्यादा पेशेंस है। वो 2-4 फावड़े मारे, कुछ ना मिला तो दे फावड़े दे, बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, दिमाग है। देखना तुम, एक्सकेवेशन के काम पे सामान्यता कौन लगाई जाती है, महिलाओं को लगाई। तो लेट जाएंगे घंटों तक, ब्रश ले लेंगे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कितने घंटों तक काम करते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इस तरीके से काम होता है, एक एक चीज निकाल लेते हैं वो, याद। तो समझ गए टोडा मेहराब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है इस चीज को। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकी नालियों का आकार कैसा था, टोडा मेहराब। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद तो हर जगह पे होता ही है, तो याद रखो, अपवाद लिख लो थोड़े से, नालियों के भी अपवाद लिख लो। लोथल है ना, लोथल, लोथल की जो नालियां हैं, लोथल की नालियों के जो आकार हैं वो गोल मेहराब के हैं, याद रखना। उनकी नालियां कैसी हैं, गोल मेहराबदार हैं, याद रखना इस चीज को। अभी तक हमने क्या देखी थी, टोडा मेहराब देखा था ज्यादातर नालियों में, लेकिन लोथल की नालियां कैसी हैं बताओ जरा मुझे, एक गोल मेहराब बनाती हैं, याद रखना इस चीज को। टोडा मेहराब कैसा था, इस तरीके से तिकोना बन रहा था, याद रखना। बने की बात, तो ये गोल मेहराब बना रहे हैं लोथल की नालियों में, पहली चीज। दूसरी चीज लिखो स्पेशली, बनावली से, कहां से, बनावली से, बनावली कहां पड़ता है, हरियाणा। बनावली से जल निष्कासन प्रणाली का अभाव मिलता है, मतलब वहां पे हमें नालियां मिलती ही नहीं, याद रखना। तो ये लिखो, जल निष्कासन प्रणाली का अभाव, याद रखना। कर पाओगे सर? तो कौन सा स्थल है जहां से हमें जल निष्कासन प्रणाली का अभाव, यानी कि नालियां मिलती ही नहीं, तो वो कौन सी जगह है, बनावली, हरियाणा का। दूसरी चीज, अगर हम धोलावीरा की बात करेंगे, कहां की बात करेंगे, धोलावीरा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे शानदार वाटर मैनेजमेंट कहां मिलेगा, धोलावीरा। तो सर्वोत्कृष्ट जल निष्कासन प्रणाली, सर्वोत्कृष्ट जल निष्कासन प्रणाली ये कहां से मिलेगी बताओ हमको, धोलावीरा से। एक और लिख लेना, कालीबंगन। क्या, कालीबंगन। कालीबंगन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लकड़ी की नालियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं, लकड़ी की नाली। तो कालीबंगन से लकड़ी की नालियां मिलेंगी, याद रखना है इस चीज को। कर पाओगे? तो कम से कम नालियों में आपको इतने अपवाद याद रखना है। मैं एक बार देख लेता हूं कोई अपवाद रह तो नहीं रहा है, नहीं हो गया। बनावली से जल निष्कासन प्रणाली का अभाव है, याद रखना है इस चीज को। लोथल से नालियों के जो आकार हैं वो गोल मेहराबदार हैं, याद रखना, जबकि बाकी नालियों के आकार कैसे हैं, टोडा मेहराब है, याद रखना बाकी नालियों में। धोलावीरा का जल निष्कासन प्रणाली सबसे शानदार है। और कालीबंगन में कैसी मिलेंगी, लकड़ी की नाली। लकड़ी की नाली से मतलब क्या है, नाली खोद ली, अब चिकना बना के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर बनाते हैं कि नहीं करते हैं कि नहीं, बताओ जरा मुझे। लेकिन इन्होंने प्लास्टर वगैरह नहीं बनाया, इन्होंने क्या किया, जो पेड़ होता है ना, पेड़ का तना होता है, उसकी छाल निकाल ली, और छाल निकाल के किस में फंसा दी, नकली में, नाली में, और ऊपर से क्या चल रहा है, पानी चल। तो
इस प्रकार की नालियां कहां मिलेंगी बताओ जरा मुझे? हड़प्पा सभ्यता। तो इसलिए मैंने बोला कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य में कहां से मिलेंगे, तो दिमाग में याद रखना कहां से मिलेंगे, बोलो, कर पाओगे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा? चलो याद रखना सर इसी में कि जो नालियां हुआ करती थी उन्हें चिकना करने के लिए नीचे याद रखना जिप्सम का यूज करते थे, हालांकि वो ईंट में लिख लेना, रहने देना। या फिर आपने सुना होगा क्या बोलते हैं इसको, चारकोल बिछा दिया करते थे नीचे, याद रखना। बिटुमिन होता था उसको बिछा दिया करते थे, तो ऐसे काम चलते थे, आगे डिस्कस कर लेंगे, छोड़। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो पहले तो सर, हो पाएगा, कर पाओगे? चलो बताओ, अर्नेस्ट मैके की एक बुक बताई थी मैंने, याद है तुमको? क्या नाम है बुक का? क्या? अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इसी को अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है अर्नेस्ट मैके बहुत तारीफ करते हैं हड़प्पाई जल निष्कासन प्रणाली की। वो कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निष्कासन प्रणाली है वो अद्वितीय है। कहते कि ऐसी नालियां तो 18वीं शताब्दी तक कहां पे नहीं आ पाई थी, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस में भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कब आया है? 18th सेंचुरी एडी में, 18वीं शताब्दी ईस्वी में। तो अर्नेस्ट मैके ने बहुत इसका जो है तारीफ की है। अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, इसको पुरातत्व का एक अजूबा बोला है। क्या बोला है बताओ जरा मुझे? पुरातत्व का एक अजूबा बोला है। तो इसको लिखना है तो लिख लेना, अपन नोट डाल के अगर आप चाहो तो लिख लेना इसको क्या बोला है? पुरातत्व का एक अजूबा बोला गया है। इसको दिमाग में याद रखना। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो अर्नेस्ट मैके, नोट डाल के अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। अर्नेस्ट मैके जो है, इनकी एक बुक थी, क्या नाम है बुक का? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। और अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में ये इंडस जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं बताओ जरा मुझे? पुरातत्व का नमूना। इसको याद रख लेना, कर पाओगे? चलो अब लास्ट बताओ क्या था? ईंट है। ईंटों के बारे में थोड़ा सा और देख लो। देखो याद करना यहां पे अभी थोड़ा सा। ईंट दोनों प्रकार की थी, पक्की ईंट भी थी और कच्ची ईंट भी, याद रखना। पक्की ईंट से क्या क्या बन रहा था? मकान बन रहा था कि नहीं? नालियां बन रही थी, ये सब काय से बन रही थी? पक्की ईंट से। जबकि कच्ची ईंट की बात करोगे तो देखो, सुरक्षा प्राचीर जो होती थी ना किले की, तो सुरक्षा प्राचीर कैसे बनती थी बताओ जरा मुझे? कच्ची ईंट से बनती थी, याद रखना। इसके अलावा सड़कें कैसे बन रही थी बताओ जरा मुझे? बोलो, सड़कें कैसे बन रही थी? कच्ची ईंट से। या घरों के बाहर जो चबूतरे बनाए जाते थे, घरों के बाहर जो चबूतरे बनाए जाते थे वो भी कैसे बनाए जाते थे? चबूतरे कच्ची ईंटों से। या फिर घरों का जो फर्श बनाया जाता था, ज्यादातर जो घरों का फर्श बनता था वो भी कैसे बनता था बताओ जरा मुझे? कच्ची ईंट। तो नॉर्मली दिमाग में याद रख लो, पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा है मकान और नालियों में। इनफैक्ट लोथल देखा था आपने? लोथल में कैसी ईंटें थी? कच्ची। लोथल में, कालीबंगन में और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं मकान बनाने में, लेकिन वहां पे भी नालियां काय की बनाई गई हैं? पक्की ईंट की बनाई। पर नालियों में ज्यादातर जगह पे, मैक्स टू मैक्स जगह पे काय का यूज हुआ है? पक्की ईंट का। तो नालियां और जो मकान है वो काय से बनती थी? पक्की ईंट से बनती थी, याद रखना। जबकि सुरक्षा प्राचीर हो, सड़कें हो, चबूतरे हो, घरों के फर्श हो, ये काय से बनते थे? कच्ची ईंटों से बनते थे। कर पाओगे? चलो, ईंटों का जो आकार रहता था, हड़प्पाई ईंटों का जो आकार होता था वो चतुर्भुजाकार होता था। क्या होता था बताओ जरा मुझे? चतुर्भुजाकार। पहली चीज दिमाग में याद। ईंटों का आकार कैसा था? चतुर्भुजाकार था, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? एक से। तो चतुर्भुजाकार इनका आकार हुआ करता था, याद रखना इस चीज को। और ईंटों का एक फिक्स क्या होता था? अनुपात, निश्चित अनुपात था कि नहीं? क्या था? 4:2:1, एक फिक्स अनुपात में होता था। प्राक हड़प्पाई सभ्यता में मिलती है, याद रखना। तो नोट डाल के लिख लेना, बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। नोट डाल के लिख लो कि प्राक हड़प्पाई सभ्यता में, कहां पे? प्राक हड़प्पाई सभ्यता में, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले जो यहां पे चीजें थी, प्राक हड़प्पाई सभ्यता संस्कृतियां जो है,
प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां ईंट का अनुपात कितना रखती थी बताओ जरा मुझे? 3:2:1। और परपक हड़प्पा सभ्यता में आके कितना हो गया था? 4:2:1। यहीं पर नोट में ही एक और चीज लिख लेना, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट मिली है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट मिली, याद रखना। याद रखना, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? सबसे बड़ी ईंट मिली। इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। कर पाओगे कि नहीं? अब ध्यान से सुनना। ईंटों के बहुत सारे आकार मिल रहे हैं, याद रखना। जैसे हमको फन्नीदार ईंटें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? फन्नीदार ईंट। अभी मैं इसका आकार आपको दिखा देता हूं क्या होता है। अभी फिर लिख लो, कैसी कैसी ईंटें मिलेंगी बताओ जरा मुझे? फन्नीदार ईंट मिलेगी, करांतीदार ईंट मिलेगी। कैसी ईंट मिलेगी? करांतीदार। अभी लिख लो, अभी बता दूंगा मैं क्या होता है। फन्नीदार ईंट मिलेगी, करांतीदार ईंट मिलेगी। इसके अलावा एल आकार की ईंट मिलेगी। किस आकार की? एल आकार की ईंट मिलेगी। अभी सारी ईंटें बता दूंगा, उनका काम क्या है ये भी बता दूंगा, याद रख। एल आकार की ईंट मिलेगी। और हमें एक जगह से तो अलंकृत ईंटें भी मिल रही हैं। कैसी ईंटें मिल रही हैं? अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट समझते हो? सजी हुई फूल पत्ती की चित्रकारी की गई ईंटों पे, याद रखना। अलंकृत ईंट सिर्फ और सिर्फ हमें कालीबंगन से मिली है। कहां से मिली है? कालीबंगन से, याद रखना है उस चीज को। ये भी दिमाग में याद रखना। अलंकृत ईंट सिर्फ और सिर्फ कहां से मिली है? कालीबंगन। कालीबंगन के एक मकान का जो फर्श है उसमें अलंकृत ईंटें लगी हुई हैं, याद रखना है इस चीज को। फन्नीदार ईंटों का प्रयोग सामान्यतः कुओं में किया जाता था। किसमें करते थे? कुओं में, याद रखना है इस चीज को। करांतीदार ईंट का प्रयोग हम जो है स्नानागार में करते थे। किसमें करते थे? स्नानागार में, याद रखना है इस चीज को। और एल आकार की ईंट काय में लगेगी? क्या लगता है? अरे ये कॉर्नर आ गया, ये देखो, ये दीवार का कोना आ गया, तो इसमें एल आकार की ईंट लग सकती है कि नहीं? तो एल आकार की ईंट किसमें लगाते थे? दीवारों के कोनों में। कहां पे लगाते थे? दीवारों के, चाहे वो नाली की हो, घर की हो, कोने जो आते थे उसमें क्या लगाते थे? एल आकार की ईंट। तो लिख लो, एल आकार की ईंट कहां लगाते थे बताओ? दीवार के कोने जो होते थे उनमें कौन सी ईंट लगाते थे? एल आकार की। अब मैं तीनों ईंट एक बार देख लो, हम इसमें आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो आपने देखी होगी कुएं में जो ईंट हुआ करती थी उसको देखते हैं। क्या बोलते हैं इस ईंट को? फन्नेदार ईंट। इसको थोड़ा सा देख लो, बेड्स ब्रिक। ये देखो अब ध्यान से, ये देख लो, इसमें सही नहीं आ रहा है बिल्कुल, कहीं सही दिख जाए। ये वाली ईंट है, इसमें थोड़ा सा थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर निकालूंगा। ये तो मैं ईंट दिख रही है, ये वाली, ये ईंट दिख रही है, इनको ऐसी है, देखो ध्यान से, इस तरीके की ईंट है। इनका एक कोना तो चौड़ा है और दूसरी तरफ कैसी है? समझ गए कैसे कुएं में लगाते हैं? समझ गए? ऐसे ही समझ गए कुआ कैसे? ये बीच में कुआ वाला हिस्सा है। इस ईंटों को बोलते हैं फन्नीदार ईंट। क्या बोलते हैं इसको? फन्नीदार ईंट। तो फन्नीदार ईंटों का प्रयोग कहां पे हुआ है बताओ जरा मुझे? कुओं में हुआ है, इसलिए मैंने आपको। अब ध्यान से सुनना, जब भी स्नानागार बनाते, स्नानागार मान लो स्विमिंग पूल कल्पना करो, तो उसमें चौड़ी चौड़ी ईंट लगेंगी कि नहीं? तो चौड़ी ईंटें हुआ करती थी इस तरीके की। इन्हें बोलते हैं कैसी ईंट बताओ जरा मुझे? करातीदार ईंट, याद रखना। तो टाइल्स जैसी होती है, टाइल्स ऐसे आकार की ईंट होती थी, याद रखना, वो करातीदार ईंट। जनरली स्नानागार जो होता था, इनका जो बाथ वगैरह है, जो स्विमिंग पूल टाइप जैसी चीजें थी, उनमें क्या लगाते थे? करातीदार ईंट लगाते थे, याद रखना। और एल शेप की ईंट कहां लगाते थे बताओ जरा हम? एल शेप की ईंट कहां लगाते थे? दीवार के
कोनों में, तो दीवार के कोनों में एल शेप की ईंट लगाई जाती थी, स्नानागार में करातीदार ईंट लगाई जाती थी, और जो कुएं होते थे उनमें फन्नीदार ईंट लगाई जाती थी। याद रखना। तो ये इतना हड़प्पाई ईंटों के बारे में तुम्हें दिमाग में याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से। दोनों प्रकार की ईंट है, पक्की ईंट और कच्ची ईंट। पक्की ईंट में मकान बनेगा, नालियां बनेंगी। कच्ची ईंट से बनेगी सुरक्षा प्राचीर, सड़कें, चबूतरे और फर्श। याद रखना। हड़प्पाई ईंटों का सामान्यता आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार। निश्चित अनुपात की होती थी, 4-2-1। लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1 है। याद रखना। नोट, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले जो यहां पे संस्कृतियां थी, वो जो ईंट प्रयोग में लाती थी वो किस अनुपात की थी, 3-2-1 अनुपात की। ईंटों के अलग अलग आकार मिलते हैं। फन्नीदार ईंट मिलती है जिसका प्रयोग कुएं में होता है। देखो ये बन रही है, ऐसी एक और बना लो इस तरीके से, तो ये बनती जाएगी। ये कौन सी ईंट है बताओ जरा मुझे, फन्नीदार ईंट। समझ गए, अब आकार समझ गए आप फन्नीदार ईंट का। दूसरा करातीदार ईंट है, टाइल्स के आकार की होती है, बहुत आसान याद करने के लिए। और तीसरा एल आकार की ईंट है, तो दीवारों के कोनों पर क्या लगाई जाएगी, एल आकार की ईंट लगाई जाएगी। याद रखना। और अलंकृत ईंटें कहां से मिली हैं, कालीबंगन से। तो ये सब दिमाग में याद रख लेना। ये हमारा सर कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। कर पाओगे, एक नोट डाल के लिख लो सर। ज्यादातर ईंटें कैसी हैं, चतुर्भुजाकार हैं, लेकिन चनूदड़ों से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। कैसी मिलती है, वक्राकार ईंट। लिख लो। तो चनूदड़ों से वक्राकार ईंट मिलेगी, इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना। हो जाएगा। ईंटों को जोड़ने के लिए काय का यूज करेंगे, हमने पहले ही बताया था, गारे का, बिटुमिन का, जिप्सम का। तो इन चीजों को, ईंटों को जोड़ने के लिए प्रयोग करें। तो अगर दो ईंटों को आपस में मिलाना है तो काय काय का प्रयोग किया जाएगा, गारा, जिप्सम, लिखो, बिटुमिन। तो ईंटों को जोड़ने के लिए जो है गारा, जिप्सम और बिटुमिन, मैं लिख देता हूं यहां पे। ईंटों को जोड़ने हेतु गारा, जिप्सम और बिटुमन का प्रयोग करते थे। बिटुमिन समझते ना, कोयला चिपचिपा वाला जो होता है उसको मिला के याद रखना, चारकोल टाइप जो रहता है। तो जिप्सम मिला के ईंटें जोड़ लिया कर लेते, या फिर गारे से ईंटें जोड़ लिया करते थे। याद रखना इस चीज को। या फिर काय का प्रयोग कर रहे हैं, बिटुमिन का यूज कर। तो जिप्सम, गारा और बिटुमन को हम ईंटों से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, ईंटों को जोड़ने के लिए हम इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, लिखो, बॉन्ड स्टाइल, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल लिख लो। काय का प्रयोग कर रहे हैं बताओ जरा मुझे, ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए काय का प्रयोग कर रहे हैं बताओ जरा मुझे, इंग्लिश, अभी बताऊंगा क्या होता है ये, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। पता है क्या होता है इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, बोलो। तुमने देखा है, अगर दीवार को मजबूत बनाना है तो ईंटों को, दो ईंटें ऐसे बनाओ, देखो ध्यान से, एक ईंट ऐसी बनी, एक ईंट ऐसी बनी, और तीसरी ईंट अंदर क्या कर दो, दूसरी दीवार के अंदर घुसा दो। इसे बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड, ताकि दीवार और क्या हो जाए, मजबूत। मैं आपको ये भी पिक्चर दिखा देता हूं, देख लो ध्यान से। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, ये देख रहे हो, दीवार देख रहे हो, एक दूसरे में घुसी हुई है कि नहीं ईंटें। आधी आधी दिखाता हूं तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रही है तुम्हें आधी आधी ईंट। अब इसी के अंदर अंदर एक एक ईंट घुस जाएगी तो एकदम ज्यादा क्या हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं दीवार को, तो दीवार लंबे समय तक खड़ी रहेगी। इसी को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। अंग्रेज हमारे यहाँ पे लेके आए थे, याद रखना। हम तो पत्थर बनाते थे, आमने सामने रखते थे, अंग्रेजों ने ईंटों का प्रयोग किया इस तरीके। तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में इन्होंने अपनी ईंटों का प्रयोग किया। मतलब जब ये दीवार बनाते हैं तो एक दूसरे के सॉकेट में ईंटों को क्या करते हैं, अंदर घुसा देते, ताकि दीवार और ज्यादा क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, याद रखना, ठीक है कि नहीं। चलो, अच्छी बात है। फलोनी जी पूछ रही हैं कि सर क्या फीस है, क्या है इसकी फीस ऑनलाइन, तुम लोगों को पता है? 6500, 6500 इसकी जो है ऑनलाइन फीस। और इसमें पहला पेपर भी है, पहला पेपर भी है, ठीक है। ठीक है फलोनी प्रजापति जी, 6500 आपकी फीस है सेकेंड पेपर की। चलो,
तो ये सारी चीजें तुम थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। ईंटों के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए हैं और कोविस्की की समझना, रटना मत इनको थोड़ा सा। देखो, ईंट पकी भी होगी, कच्ची भी होगी। पकी ईंट मकान में, नाली में प्रयोग की जाएगी, कच्ची ईंट सुरक्षा प्राचीर, सड़कें और चबूतरों में प्रयोग की। आकार है ईंट का चतुर्भुजाकार। ईंट का फिक्स अनुपात है 4:2:1। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पहले जो संस्कृतियां थी, यानी कि जो प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां थी, वहां पे ईंट का अनुपात क्या होता था? 3:1। बात बनेगी कि नहीं? इसके बाद सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो। ईंटों के हमारे पास अलग अलग प्रकार भी हैं, जैसे फन्नीदार ईंट जो कुओं में प्रयोग होती थी, करातीदार ईंट जो स्नानागार में प्रयोग होती है, एल आकार की ईंट जो दीवार के कोनों में लगाई जाती थी, और अलंकृत ईंट हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से मिली है? कालीबंगन के एक फर्श से मिली जाती। फिर मैंने बताया कि ईंटों को जोड़ने के लिए क्या का प्रयोग कर रहे हैं? गारा, जिप्सम और बिटुमन का प्रयोग हो रहा है। और इंग्लिश, जब भी अपन ईंटों की दीवार बनाते थे तो किस स्टाइल में बनाते हैं? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। किस स्टाइल में? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, ताकि दीवार और ज्यादा क्या रहे? इस तरीके से ईंटों को एक दूसरे में फंसा दिया करता है कि दीवार और ज्यादा क्या रहे? मजबूत। आज सारी हमारे घरों की दीवार कैसे बनती है? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में बनती है, याद रखना इस चीज। बने की बात। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। कितना प्लान्ड था ना, एक से नगर, एक सी नालियां, एक सी सड़कें। इसलिए एक व्यक्ति हैं जैनसन महोदय, जैनसन महोदय ने बोल दिया कि हो ना हो यहां पे नगर पालिका थी, क्योंकि नगर पालिका थी तभी तो ये सारी चीजें इतनी व्यवस्थित थी। तो ये भी लिखो लास्ट में नोट करके, जैनसन महोदय ने, लिखो नोट करके। हड़प्पाई व्यवस्थित नगर नियोजन को देखकर जैनसन महोदय ने हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिका होने की संभावना बताई है। होने की संभावना बताइए, याद रख। आप समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोला मैंने? क्लियर है कि नहीं? जैनसन महोदय ने देखा कि यार इतनी ज्यादा प्लांट सिटी है, तो हो ना हो कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई संस्था तो रही होगी। मतलब इनके यहाँ पे क्या थी? नगर पालिकाएं थी जो नगरों के निर्माण में एक नियम बनाती थी, निश्चित रखती, याद रखना, एक व्यवस्थित नगरों का निर्माण करती। तो व्यवस्थित नगर नियोजन को देखकर ही जैनसन महोदय ने क्या बोला? बताओ जरा मुझे। हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिकाओं का अस्तित्व था, याद रखना। बनेगी बात? अच्छी बात है। तो ये हमारा नगर नियोजन कंप्लीट हो गया। हमने देखा सबसे पहले नगर विन्यास, उसके बाद फिर हमने बात करी किस पर? मकानों पर। मकानों के बाद हमने सड़कों पे बात की, सड़कों के बाद नालियों पर, और फिर लास्ट में इनकी हमने ईंट भी देखी। तो अब यहां से तुम्हारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टॉपिक वाइज जो हूं हर पीवाईक्यू दूंगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, तो उस पर काम शुरू हो गया है। क्लियर है कि नहीं? जैसे 2 दिन हो गए उस पर काम चलते चलते, आज बहुत सारा काम हुआ है, तो कल या परसों तक या 2-3 दिन बाद आपको जो है मैं एक टॉपिक के सारे पीवाईक्यू दूंगा। और हम क्या किया करेंगे, या तो फ्राइडे को या फिर सैटरडे को क्लास में ही पीवाईक्यू में अपने साथ में लगाया करेंगे अपन, कि हमसे पीवाईक्यू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बात समझ में आ रही है कि उससे 2 चीजें होंगी। एक तो आइडिया लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज वो कि क्वेश्चन का नेचर क्या, याद रखना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा सा दिमाग में सही। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन का नेचर समझ में आएगा, नेट का पेपर का नेचर समझ में आएगा, और दूसरा हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है, इसके लिए मैं जो है आपको अब अगले 2-3 दिन के बाद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देना क्या करूंगा, स्टार्ट। क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन बच्चों को ये ऐप पर मिल जाए करेगा, याद रखना इस चीज को। हाँ, क्या अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा, यही अगर देंगे तो इसी को प्रिंट फॉर्म में देंगे आप ऑफलाइन बच्चों को, सिर्फ ऑफलाइन बच्चों को। ऑनलाइन वालों को जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और आप लोगों को प्रिंट फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अलग से कुछ भी नहीं, यही नोट्स मिलेगा आपको लिखा। हाँ क्लियर है, क्योंकि हम डेली लगभग क्लास तैयार कर रहे हैं, डेली बना रहे हैं, तो उस चक्कर में अभी चल रहा है काम वो धीरे धीरे। हमने एक लड़का लगा दिया, उसको तमाम सारे काम सौंपे गए हैं, तो आसानी से सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराए जाएंगे, संभावित प्रश्न दिए जाएंगे, और बाद में जो है आपको हार्ड कॉपी में क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जिनसे आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला था कि नेट में फैक्ट बहुत होते हैं, तो जो लिखोगे वो ज्यादा याद रहेगा, याद रखना। तो अपने नोट्स खुद बनाना। क्लियर है कि नहीं?
आप में मैंने आपसे बोला भी था नोट बनाते रहना, कॉपी लूंगा मैं आपसे, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं सर। कल नहीं मिलेंगे, कल क्या है, सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। अब अगले मंडे को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।